दूध पीने के अलावा हमारे नन्हे हीरो का पसंदीदा काम छत को टकटकी लगाकर ताकना है। उसकी माँ सारा को बस यही लगता है कि वो एक शर्मीला और अंतर्मुखी बच्चा है, पर उसे ये अंदाजा नहीं है कि वो असल में अपने दिमाग में एक एवोल्यूशन स्टेट्स पैनल देख रहा है। भरपेट खाने के बाद पैनल में उसकी एनर्जी बार पूरी भरी हुई दिखती हैं और फिर उसे एक ऐसा संकेत मिलता है जिससे वो खुश हो जाता है। उसका पहला एवोल्यूशन अब तैयार है। उसके सामने 3 विकल्प रखे जाते हैं और सच कहें तो वे सभी काफी अच्छे लग रहे हैं। पहला विकल्प तेजी से विकास उसकी बढ़ने की रफ्तार को 10% बढ़ा देता है, लेकिन ये उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। विकल्प 2 और 3 बुनियादी गुणों पर आधारित हैं और हालांकि पहली नज़र में ये बताना मुश्किल है कि कौन सा बेहतर है, पर उनके नाम 2 पूरी तरह अलग विकास के रास्तों की ओर इशारा करते हैं। 3 सेकंड की झिझक के बाद अपनी पिछली जिंदगी के उस ब्लॉगर वाले दौर को याद करते हुए जो रात के 3 बजे तक जागकर अपनी सेहत बिगाड़ लेता था, उसे एहसास होता है कि एक मजबूत शरीर ही हर चीज की असली बुनियाद है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो ह्यूमनॉइड बीस्ट वाला रास्ता चुनता है और हम देखते हैं कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन गुण तुरंत 2 पर पहुंच जाता है। शरीर में बदलाव उसी पल होने लगते हैं। सबसे पहले उसकी सांसें गहरी और ताकतवर हो जाती हैं और फिर उसका दिमाग एकदम साफ हो जाता है, जिससे बच्चों वाली सुस्ती दूर भाग जाती है। उसे रोज से ज्यादा भूख लगती है, लेकिन असली सरप्राइज उसकी नजरों में है। अब वो कमरे के उस पार टीवी पर चल रही खबरों को साफ साफ देख सकता है। वो फटी आंखों से स्क्रीन को देखता है और जोश में अनजाने में अपनी नन्ही मुट्ठी मुंह में डालकर बड़े मजे से चबाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो खबरों में डूबने लगता है, स्क्रीन काली हो जाती है। सारा ने टीवी बंद कर दिया है। वो प्यार से उसकी गीली उंगलियों को उसके मुंह से बाहर निकालती है। वो शक से भर जाती है और सोचती है कि क्या उसका सिर्फ 1 हफ्ते का बच्चा वाकई टेलीविजन देख सकता है। उसे गौर से देखते हुए वो नोटिस करती है कि उसकी आंखें गजब की साफ और सतर्क हैं। वो उसे टीवी से दूर ले जाती है और बुदबुदाती है कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। अंदर ही अंदर वो जैसे चिल्ला रहा है कि उसे टीवी देखना है और उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। सारा को लगता है कि वो रोएगा, लेकिन इसके बजाय वो बस नाराजगी में मुंह फुला लेता है। मुस्कुराते हुए वो नीचे झुकती है और उसके नन्हे गाल पर जोर से एक प्यारा सा किस करती है। वो खामोशी से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता है। 17 साल की मानसिक उम्र होने की वजह से उसे माँ के इस तरह के लाड़ प्यार की बिल्कुल आदत नहीं है। हालांकि सारा को लगता है कि वो बस मस्ती कर रहा है। वो उसे एक और किस करने के लिए झुकती है, लेकिन तभी उसे जोरों की भूख महसूस होती है। अपना दूध मिलने का इंतजार करने से पहले वो बस नाम के लिए थोड़ा रोता है। पिछले कुछ दिनों में उसके और सारा के बीच एक खामोश समझ बन गई है कि बिना आंसू के रोने का मतलब है कि उसे भूख लगी है, और अपना डायपर खींचते हुए रोने का मतलब है कि उसे सफाई की जरूरत है। अपनी जरूरतों को साफ साफ बताने की वजह से उसकी माँ की जिंदगी काफी आसान हो गई है। दूध तैयार करते हुए सारा आह भरती है और सोचती है कि काश उसकी बेटी क्लोई को पालना भी इतना ही आसान होता। वो नाम सुनते ही उसके गाल पर एक अजीब सा खिंचाव आ जाता है। सारा उसके मुंह में बोतल लगाती हैं और हंसते हुए पूछती है कि अपनी बहन का नाम सुनकर वो मुंह क्यों बना रहा है। वो कुछ नहीं कहता और दूध पीने में लगा रहता है और जल्द ही बोतल पूरी खाली हो जाती है, पर उसे अभी भी तसल्ली नहीं मिली। वो अपना मुंह रगड़ता है और दोबारा रोने लगता है जब तक कि वो दूसरी बोतल खत्म करके एक तसल्ली भरी डकार नहीं ले लेता। उसकी बढ़ती भूख के साथ उसकी एनर्जी बार हर दिन 2% बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि उसका अगला एवोल्यूशन लगभग 1 महीने में होगा। तभी एक 8 साल की बच्ची उछलती हुई कमरे में आती है। उसकी स्कूल स्कर्ट में सिलवटें हैं, उसके सफेद मोजे गंदे हैं और उसके लाल चमड़े के जूते फर्श पर जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। सारा देखती है। अपनी बेटी की हालत को देखकर उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से फटी रह जाती हैं। लेकिन क्लोई बड़े गर्व से अपना सिर पीछे झुकाती है और बोलना शुरू करती है। और फिर वो मुस्कुराती हैं। हालांकि जिस तरह से वो अपने नन्हे भाई को देखती है उसमें थोड़ी छेड़खानी है। वो अपने छोटे नुकीले दांत दिखाती है और मुट्ठी हिलाकर उसे चेतावनी देती है कि उससे पंगा न ले। तभी उसके पिता मार्क घर आते हैं। वो अपने बेटे को गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें दूर भगा देती हैं क्योंकि उनमें से सिगरेट की बदबू आ रही है। हार मानकर वो अपनी आस्तीनें चढ़ाते हैं और मदद करने के लिए किचन में चले जाते हैं। जल्द ही पूरा परिवार डिनर के लिए इकट्ठा होता है, लेकिन खाने के बीच में ही मार्क फ्रीजर खोलते हैं और कुछ कैंडी जैसी चीजें बाहर निकालते हैं। पहले तो ये पालतू बिल्ली के लिए कोई ट्रीट जैसा लगता है, लेकिन मार्क हर किसी के कटोरे में एक एक रख देते हैं। सारा के, क्लोई के, बिल्ली के और अपने खुद के कटोरे में भी। क्लोई तुरंत विरोध में अपनी चॉपस्टिक्स छोड़ देती है और शिकायत करती है कि इनका स्वाद कचरे जैसा है और उसे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं। उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि ये वो अनमोल खजाने हैं जो उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलते हैं और इनके बिना वो स्कूल में कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी। क्लोई हिचकिचाती है। उसके चेहरे पर कशमकश साफ दिख रही है और आखिर में वो उसे पूरा निगल जाती है। हमारा नन्हा हीरो सोचने लगता है कि आखिर ये किस तरह की कैंडी है जो वे खा रहे हैं। काफी देर बाद मार्क और सारा की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि वो कैंडी असल में हनी ग्लू है।
ऐसे शब्द सुनकर जो उसे अभी समझ नहीं आते, हमारा नन्हा हीरो अपना सदमा छिपाने के लिए अपनी बोतल ऊंची कर लेता है। साफ है कि इस दुनिया में उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा राज छुपे हैं। एक महीने बाद जब उसकी एनर्जी बार आखिरकार 100% तक पहुंच जाती है, तो वो अपने दूसरे एवोल्यूशन के लिए मेन्यू खोलता है। एक बार फिर उसके सामने 3 रास्ते हैं और इस बार वो अपने दिमाग को विकसित करना चुनता है। जैसे ही उसका स्पिरिट गुण बढ़ता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त ही धीमा हो गया हो। सही मायने में उसके सोचने की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि पिछले महीनों के अनुभव एक पल में उसके दिमाग के सामने तैरने लगते हैं। जैसे ही वो इन नई दिमागी गहराइयों को टटोलना शुरू करता है, सारा उसे उठाती है और एक फर्श पर लिटा देती है जो एक बड़े लाल कपड़े से ढका है। परंपरा के अनुसार बच्चे की 1 महीने की सालगिरह पर एक ग्रैबिंग टेस्ट होता है जिससे उनके भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। जैसे ही वो अलग अलग चीजों से घिरे उस कपड़े पर रेंगता है, वो रस्म खत्म करने के लिए बस यूं ही कुछ भी पकड़ने की तैयारी करता है, तभी उसके स्टेट्स पैनल में प्रोफेशन मॉड्यूल अनलॉक हो जाता है। अब जैसे ही वो लाल कपड़े पर रखी चीजों को देखता है, उनके ऊपर तैरते हुए टाइटल दिखाई देते हैं। सबसे पहले उसे कीबोर्ड दिखता है। पैनल उस करियर की पहचान एक ब्लॉगर के रूप में करता है। ये देखते हुए कि इसमें कमाई कम है, अचानक मौत का खतरा ज्यादा है और फैंस हमेशा अपडेट्स मांगते रहते हैं, वो तुरंत कीबोर्ड को दूर धकेल देता है और बाकी विकल्पों को देखता है जिनमें से कुछ तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। वो कुछ बेहतर ढूंढने के लिए रेंगता रहता है जब तक कि उसकी नजर 3 खास चीजों पर नहीं ठहरती। स्नाइपर, एक्सप्लोरर और मार्शल आर्टिस्ट के प्रोफेशन उसके सामने आ जाते हैं। अपने ह्यूमनॉइड बीस्ट वाले रास्ते को ध्यान में रखते हुए उसे एहसास होता है कि केवल एक मार्शल आर्टिस्ट बनकर ही वो अपनी शारीरिक बनावट का पूरा फायदा उठा सकता है और अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकता है। उसे अंदर ही अंदर एक सच्ची खुशी महसूस होती है। पहले वो सिर्फ ढेर सारा खाना खाकर ही विकसित हो सकता था, जिससे वो महीने में केवल एक बार ही आगे बढ़ पाता था। अब प्रोफेशन पैनल के साथ वो हुनर सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है, और सच कहूं तो दोगुनी रफ्तार से बढ़ने के इस ख्याल से ही वो काफी गर्व महसूस करने लगता है। रस्म के बाद वो ये रिसर्च करना शुरू करता है कि प्रोफेशनल स्किल्स कैसे हासिल की जाएं। मार्शल आर्ट सीखने के लिए तो उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो सच में दौड़ने और कूदने न लगे। वो गौर करता है कि उसके बर्स्ट और एगिलिटी कोएफिशिएंट पूरी तरह से उसके बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन पर ही निर्भर करते हैं। कुल मिलाकर उसका मुख्य लक्ष्य अपनी शारीरिक ताकत बढ़ाना ही रहता है। अगले 1 महीने तक वो पूरी तरह से दूध पीने पर ध्यान देता है, कभी सारा का दूध तो कभी भारी मात्रा में फॉर्मूला। जैसे जैसे उसकी एनर्जी बार लगातार ऊपर चढ़ती है, वो आखिरकार अपने तीसरे एवोल्यूशन तक पहुंच जाता है। इस बार भी वो बिना सोचे समझे दोबारा ह्यूमनॉइड बीस्ट ही चुनता है। एक बार जब उसका शरीर काफी मजबूत हो जाएगा, तो एक बच्चे के शरीर में उसके पास शेर जैसी ताकत होगी, जो कि खुद को बचाने का एक बेहतरीन पर थोड़ा चकमा देने वाला तरीका है। आखिर डायपर पहने एक बच्चे पर कौन शक करेगा कि वो असल में एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है। जैसे ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन लेवल 3 पर पहुंचता है, उससे अपनी टांगों में एक नई ताकत महसूस होती है। अपने पालने की रेलिंग पकड़कर वो धीरे धीरे खुद को खड़ा कर लेता है। तभी सारा बेडरूम में आती है और खुशी से झूम उठती है। ओ मेरे खुदा, देखो तो, तुम अपने आप खड़े हो रहे हो। वो ये देखकर दंग रह जाती है कि उसके 2 महीने के बेटे ने पहले ही खड़ा होना सीख लिया है। वो उस पर तारीफों की बौछार कर देती हैं और उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ पास ही रखती हैं। सारा को अपनी निगरानी करते देख वो परिवार के बड़े बिस्तर को ही अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने का फैसला करता है। पहले वो बिना हाथों के सहारा लिए खड़ा होने की कोशिश करता है। करीब दर्जन भर बार गिरने के बाद वो सीधा खड़ा होने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो थोड़ा डगमगा रहा है। स्थिर होने के बाद वो अपने पहले कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, पर उसका संतुलन खराब है और कदम बढ़ाते ही वो गिर जाता है। लेकिन हर बार गिरने के बाद वो एक गजब की फुर्ती के साथ वापस उठ खड़ा होता है। सारा उसे गर्व भरी मुस्कान के साथ देखती हैं, इस बात से बेखबर कि यहाँ कितनी कड़ी ट्रेनिंग चल रही है। वो पूरे आधे घंटे तक खुद को थकाता है, जब तक कि उसकी स्टैमिना 45% तक नहीं गिर जाती। थककर चूर होने के बाद वो बिस्तर पर ढेर हो जाता है और आंखें बंद होते ही गहरी नींद में सो जाता है। इस तीसरे एवोल्यूशन ने आखिरकार उसके शरीर को इतना तैयार कर दिया है कि अब वो बोलना सीखना शुरू कर सकता है। थोड़ी देर बाद सारा एक चीज की तरफ इशारा करती है और पूछती है, ये क्या है बेटा? उसे पूरा यकीन है कि उसका बेटा एक जीनियस है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सीखता है। बिना किसी टेस्ट के भी उसे पालने में बड़ी कामयाबी महसूस होती है। वो खुद से काफी खुश है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसके जीनियस बच्चे का एक बहुत ही खास मकसद है। जब वो उसे स्टडी रूम में ले जाती हैं, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। चूंकि उसकी हलचल अभी कम है, इसलिए प्रोफेशनल स्किल्स हासिल करने का एकमात्र तरीका खुद से पढ़ाई करना ही है। हालांकि सारा फोन, कंप्यूटर और टीवी पर कड़ी नजर रखती है, इसलिए उसके पास छानबीन के लिए सिर्फ किताबों वाली अलमारियां ही बचती हैं। वो फटी आंखों से अलमारियों को देखता है जब तक कि उसे वही नहीं मिल जाता जिसकी उसे तलाश थी।
हाथ बढ़ाकर वो बेसिक्स ऑफ सांडा कॉम्बैट नाम की एक किताब की ओर इशारा करता है और धीरे से सावधानी के साथ एक प्यारी सी हंसी हंसता है। हमारा नन्हा हीरो खुशी से खिलखिला उठता है। हालांकि सारा को समझ नहीं आता कि उसके इतने छोटे बेटे को सांडा कॉम्बैट की किताब क्यों चाहिए, फिर भी वो मुस्कुराती है और वो किताब उसे दे देती है। वो उसे लेता है और तुरंत पलट कर खोल देता है। वो ध्यान से पढ़ता है, बुनियादी फुटवर्क और हमला करने के तरीकों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करता है। चित्रों को देखते हुए उसे भरोसा होता है कि वो इनमें से ज्यादातर मूव्स की नकल कर सकता है, कम से कम अपने दिमाग में तो जरूर। आखिरकार उसका प्रोफेशन पैनल बदल जाता है। बेसिक बॉक्सिंग का अनुभव एक पॉइंट बढ़ते देख वो बेहद रोमांचित हो जाता है, क्योंकि इससे पक्का हो गया कि वो वाकई खुद से स्किल्स सीख सकता है। वो नए जोश के साथ हवा में मुक्के चलाने लगता है, जब तक कि उसकी स्टेमिना 35% तक नहीं पहुंच जाती। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो तुरंत बिस्तर पर ही सो जाता है। जब रात के 10 बजे उसकी आंख खुलती है तो उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है। जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से वो 3 पूरी बोतलें गटक जाता है और फिर एक तसल्ली भरी डकार लेता है। पहले तो सारा को लगा था कि अच्छी बात है कि उसके बेटे को इतनी अच्छी भूख लगती है, लेकिन सिर्फ 2 दिनों में उसे दूध का पूरा डिब्बा खत्म करते देख उसे घर के बढ़ते खर्चों की चिंता होने लगती है। वो ज्यादा कमाई के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेने वापस स्कूल जाने की बात करती है। हमारा हीरो नासमझ बनने का नाटक करता है, पर अंदर ही अंदर उसे फिक्र होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे वो विकसित होगा उसका खाना भी बढ़ेगा। अगर परिवार इसका खर्च नहीं उठा पाया तो क्या होगा। उसे एहसास होता है कि एक 3 महीने के बच्चे के लिए आर्थिक संकट सुलझाना अभी थोड़ा जल्दी होगा। वो अगले महीने तक इंतजार करने का फैसला करता है, जब वो अपनी माँ के साथ स्कूल जा पाएगा। शायद उसे वहां कोई हल मिल जाए। अभी के लिए उसे बस बड़े होने की जरूरत है। 4 तारीख की शाम को पूरा परिवार डिनर के लिए इकट्ठा होता है। उसके पिता मार्कस एक अच्छी खबर लाते हैं। स्कूल उनका ट्रांसफर ऑनर्स ट्रैक में कर रहा है। ऑनर्स टीचर बनने का मतलब है ज्यादा सैलरी और एक बहुत ही शानदार प्रोफेशनल भविष्य। मार्कस एक बियर खोलते हैं और जश्न में गिलास उठाते हैं। ये परिवार के लिए वाकई खुशी का पल है। तभी सारा अपना फैसला बताती है कि वो भी खर्चों में मदद करने के लिए जल्दी काम पर लौट रही है। सारा के हिसाब किताब देखने के बाद मार्कस हिचकिचाते हुए मान जाते हैं। फिर वो जिक्र करते हैं कि शायद वो जियोलॉजिकल ब्यूरो में भी अप्लाई करेंगे ताकि देख सकें कि क्या उनकी किस्मत चमकती है, और उन्हें एक ओल्ड वर्ल्ड पास मिल जाता है। ओल्ड वर्ल्ड पास ये दूसरी बार है जब हमारे हीरो ने ये नाम सुना है। अपनी बच्चों वाली सूझबूझ से उसे महसूस होता है कि वो जरूर कोई बहुत खतरनाक जगह होगी। इस बीच उसकी बड़ी बहन क्लोई बड़ों की बातें सुनकर मुंह बना रही है। वो मन ही मन स्थिति का अंदाजा लगाती हैं, क्योंकि उसका छोटा भाई इतना ज्यादा खाता है, उसके पास पॉकेट मनी के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो उसे गुस्से से घूरती है और पूछती है कि इतने दूध का क्या फायदा अगर उसे सिर्फ बाहर ही निकालना है। वो नासमझ बनने का नाटक करता है और उसे बस एक बेवकूफी भरी हंसी दे देता है। सारा क्लोई की बात सुनकर आंखें मटकाती है और कहती है कि कम से कम वो तो ये बात न करे, क्योंकि वो खुद सिर्फ मीट खाती है और सब्जियों को हाथ तक नहीं लगाती। क्लोई बहस करती है कि उसे ताकत के लिए मीट की जरूरत है, वरना वो अपने क्लासमेट्स के साथ मुकाबला कैसे कर पाएगी। इस नोकझोंक से मेज पर माहौल काफी हल्का हो जाता है। एक हफ्ते बाद सांडा बेसिक्स की प्रैक्टिस करने के बाद हमारे हीरो को आखिरकार मुकाबला करने के लिए एक पार्टनर मिल जाता है। उसका मुकाबला घर की बिल्ली कुकी के साथ है। जब से उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की है, कुकी किनारे से उसे गौर से देख रही है। अजीब बात है कि जब से उसके दूसरे एवोल्यूशन ने उसका माइंड गुण बढ़ाया है, उसे समझ आने लगा है कि पालतू जानवर क्या कह रहे हैं। कुकी कुछ बार म्याऊं करती हैं और वो उसे पूरी तरह समझ जाता है। वो देखना चाहती है कि उसमें कितना दम है। वो लड़ने की मुद्रा बनाता है और कुकी उसके सामने खड़ी हो जाती है, मुकाबले के लिए तैयार। सच कहूं तो साइज के मामले में ये बराबरी की टक्कर है। इंसान और बिल्ली दोनों की आंखों में जीतने का जुनून साफ दिख रहा है। अचानक कुकी आगे की ओर छलांग लगाती है। हमारे हीरो का संतुलन बिगड़ जाता है और वो तुरंत फर्श पर चित हो जाता है। ये एक बड़ी और थोड़ी शर्मनाक हार थी। कुकी उसकी छाती पर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें मिलाते हुए अपना पंजा नीचे दबाती है। वो एक शक भरी म्याऊं करती है, जैसे पूछ रही हो कि क्या ये मार्शल आर्ट सच में किसी काम की भी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर उसका पहला मुकाबला नॉकआउट के साथ खत्म होगा। आने वाले दिनों में वो खुद को अपनी ट्रेनिंग के लिए और भी ज्यादा समर्पित कर देता है। उसके चौथे एवोल्यूशन ने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को और बढ़ा दिया है। अब वो एक बेहतरीन हुक मार सकता है और फुर्ती के साथ कॉम्बो मूव्स भी कर सकता है। वो एक बार फिर अपना स्किल पैनल चेक करता है। एक 6 महीने के बच्चे के हिसाब से वो अपनी तरक्की से काफी संतुष्ट है। इसी रफ्तार से वो अपने पहले जन्मदिन से पहले ही लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। वो आज अपने बॉक्सिंग के अनुभव को अधिकतम करने का प्लान बनाता है, इस उम्मीद में कि स्किल लेवल बढ़ने पर उसे कोई इनाम मिलेगा। आखिरकार वो पल आ ही जाता है जिसका हमें इंतजार था। जैसे ही हमारा हीरो अपनी बेसिक बॉक्सिंग को लेवल 1 पर पहुंचाता है, उसके प्रोफेशन पैनल में एक इनाम चमकता है। उसे 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं
और वो बिना दोबारा सोचे उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देता है। बाहर से देखने वालों को वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से बस थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन उसके कपड़ों के नीचे उसका छोटा सा शरीर काफी मजबूत होता जा रहा है। बहुत ज्यादा खाने की वजह से शरीर पर थोड़ी चर्बी होने के बावजूद वो एक छोटे इंसानी शक्ल वाले दरिंदे जैसा दिखने लगा है। अब वो दो अलग अलग विकास रास्तों की प्रगति पर नजर रख सकता है। 11.5 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसे एहसास होता है कि 30 पॉइंट्स तक पहुंचते ही आधिकारिक तौर पर इन्फेंट ह्यूमन बीस्ट का स्टेटस खुल जाएगा। अपना रोज का वर्कआउट खत्म करने के बाद वो चुपचाप रेंगते हुए स्टडी रूम के दरवाजे तक जाता है ताकि सारा का ऑनलाइन लेक्चर सुन सके। वो अभी पीच ब्लॉसम स्प्रिंग नाम की एक पुरानी कहानी पढ़ा रही है जो एक छुपी हुई जन्नत के बारे में है। तभी कमरे में हवा का एक हल्का सा झोंका आता है। सारा मुख्य टेक्स्ट खत्म करके इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड और रहस्य को समझाना शुरू करती है। हमारा हीरो दरवाजे के पास खड़े होकर उसे ध्यान से सुन रहा है। वो सोचता है कि क्या ये हेवनली वॉइड भी वही चीज है और वो पुराने दिन असल में क्या है। डिनर के बाद मार्कस थोड़ा साफ जवाब देता है। हेवनली वॉइड एक ऐसी जगह है जहां स्पेस और टाइम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। वहां एक कदम आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा सकता है या कुछ सेकंड खड़े रहने का मतलब हो सकता है कि बाहर एक सदी बीत गई। पुराने दिन इसी वॉइड के अंदर वक्त के कुछ पलों की सटीक कॉपियां हैं। सोचिए कि आप एक दिन घर पर रुकते हैं और वॉइड उस दिन की अनगिनत कॉपियां बना देता है। उन कॉपियों में सब कुछ असली है जिससे बाहरी लोग संसाधनों के लिए वहां जा सकते हैं। ये किसी वीडियो गेम के डंजन में जाकर लूट जमा करने जैसा है। समझाने के बाद मार्कस अपने बेटे के सोच में डूबे चेहरे को देखता है और पूछता है कि क्या उसे समझ आया। और सच कहें तो क्या घर पर देख रहे दर्शक भी इसे समझ पा रहे हैं। हमारा हीरो सिर हिलाता है, पर फिर एक डरावने विचार से वो सहम जाता है। वो पूछता है कि क्या उनकी अपनी दुनिया भी बस एक और कॉपी है। सवाल की गहराई देख मार्कस दंग रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका छोटा सा बेटा हकीकत के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देगा। मार्कस मुस्कुराते हुए समझाता है कि कॉपी किए गए जीव अपने पुराने दिनों से बाहर निकलते ही खत्म हो जाते हैं, जबकि वे आजादी से घूम सकते हैं। राहत महसूस करते हुए हमारा हीरो अपनी ट्रेनिंग पर लौट आता है। मार्कस ने ध्यान दिया था कि वो आजकल उस बेसिक मैनुअल को पकड़े रहता है और अनाड़ीपन से डायग्राम्स की नकल करता है, लेकिन आज कुछ अलग है। जैसे ही मार्कस जाने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर लड़के पर पड़ती है जो बड़ी फुर्ती से कॉम्बो कर रहा है। वो वहीं जम जाता है। उसकी आंखें बच्चे की हरकतों पर टिक जाती हैं। अपने पिता के चेहरे के अजीब भावों को देखकर हमारा हीरो रुक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। मार्कस जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके बेटे की तरक्की वाकई बहुत तेज है। अचानक एक फैसला लेते हुए वो लड़के से कहता है कि कल से उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। वो स्कूल के बाद उसे और उसकी बहन दोनों को खुद ट्रेनिंग देगा। हमारा हीरो बहुत खुश है क्योंकि उसके पिता प्रोफेशनल टीचर हैं। हालांकि क्लोई कहीं और होना पसंद करती। अगली शाम मार्कस क्लोई को कार्डियो करवाता है और हीरो को कॉम्बैट की बारीकियां सिखाता है। ये देखकर कि लड़के ने बॉक्सिंग सीख ली है, मार्कस सांडा किक्स दिखाता है। जैसे ही वो हर मुंह समझाता है, हमारा हीरो उनकी सटीक नकल करता है, जब तक वो उसकी आदत न बन जाए। अचानक एक नोटिफिकेशन आता है और उसे खुशी होती है कि उसका फाइनल मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया है। वो टैलेंट सिमुलेशन का टेस्ट करता है। उसकी पुतलियां सिकुड़ती हैं और नजर तेज हो जाती हैं। उसकी आंखें एक हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह मार्कस के हर प्रदर्शन को रिकॉर्ड कर लेती हैं। खुद को देखकर और सुधार करके उसकी फॉर्म एकदम बेहतरीन हो जाती है। मार्कस अपने बेटे के प्रदर्शन में उस अजीब बदलाव को नोटिस करने लगता है। अब उसे लड़के के पोस्चर को सुधारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेमिसाल हो गया है। अपने जीनियस बेटे को देखकर मार्कस धीरे से आभरता है। वो और सारा बस एक शांत बच्चा चाहते थे, ऊर्जा से भरी क्लोई जैसा नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा पाला है। 1 महीने में उसकी दृष्टि विकसित हुई और 2 महीने में वो चलने लगा। कौन जानता है कि आगे चलकर वो क्या करेगा। महज 3 महीने की उम्र में वो दौड़ने कूदने लगा है और उसने खुद ही सांडा भी सीख ली है। मार्कस नेशनल प्रोडिजी के लिए मिलने वाली $1 करोड़ की सरकारी सब्सिडी देखकर थोड़ा महत्वाकांक्षी महसूस करने लगता है। इनाम का पता चलने पर हीरो पिता से नाम लिखवाने को कहता है। वे ऑनलाइन आवेदन करते हैं, पर अधिकारी उसे खारिज कर देते हैं क्योंकि उसकी उम्र अभी 2 साल से कम है। मार्कस उसे दबाव न लेने को कहता है क्योंकि इन प्लान्स के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं, पर हीरो हार नहीं मानता और 5 टेराबाइट स्टडी मटेरियल से दिन भर एक्सपीरियंस जुटाता है। वो उस इनाम को पाने के लिए पूरी तरह ठान चुका है। साप्ताहिक फैमिली डिनर के दौरान सारा शहद और सेक्ट ग्लू निकालती है और हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो इसे चख सकता है। शायद वो इकलौता बच्चा है जो इसे चखने के लिए बेताब है, क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं और वो मछली भी पचा पा रहा है। सारा अपना हिस्सा उसके साथ बांटती है। जैसा क्लोई ने कहा था, इसकी महक काफी अजीब है, जैसे कि किसी अस्तबल की गंध हो, खासकर गर्म पानी में घोलने पर। गंध बहुत तेज है, पर अपने विकास के लिए वो ये तकलीफ सहेगा।
वो अपनी सांस रोककर इसे कड़वी दवा की तरह गटक जाता है और पूरी तरह खत्म होने पर ही सांस लेता है। पहले तो उसे उल्टी जैसा लगता है, पर फिर उसके गले से गर्माहट की एक लहर उतरती है जिससे वो बहुत आराम महसूस करने लगता है। वो हैरान है कि इस ग्लू के महज 1 ग्राम ने उसकी एनर्जी 2% बढ़ा दी है। वो नन्हा सा टुकड़ा पूरे दिन के दूध जितनी पोषण शक्ति रखता है। लगता है कि हेवनली वॉइड का खाना वाकई चमत्कारी है। फुटवर्क और किकिंग तकनीकों पर 2 हफ्ते ध्यान देने के बाद वो 6 और एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल कर लेता है। इस बार वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि सिमुलेशन स्टेट के असर को सुधारने के लिए उसे अपने स्पिरिट एट्रीब्यूट को बढ़ाना होगा। वो 6 पॉइंट स्पिरिट में डाल देता है और अचानक ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पर बर्फ के ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। उसके सिर में एक ठंडी सनसनी फैलती है और फिर तेज झुनझुनी होती है। सिर फटने वाले दर्द के बाद जब वो आंखें खोलता है तो दुनिया बहुत साफ नजर आती है। अपनी नई सीमाओं को आजमाने के लिए वो सिमुलेशन स्टेट एक्टिवेट करके अपनी बिल्ली मास्टर जिंजर की नकल करता है। मास्टर जिंजर उलझन में सिर झुकाता है क्योंकि वो बच्चा एकदम सटीक म्याऊं करता है। बिल्ली इस बात से चिढ़कर वहां से चली जाती है कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, पर तभी नोटिफिकेशन आता है। नकल करके हमारे हीरो ने बिल्लियों की भाषा सीखना शुरू कर दिया है। मास्टर जिंजर के साथ आधे घंटे में उसे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जो एक बहुत ही अजीब उपलब्धि है। बदकिस्मती से मास्टर जिंजर कोई अच्छा टीचर नहीं है। वो पूरी बेरुखी के साथ वही कुछ शब्द दोहराता रहता है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या दिमाग को और विकसित करने से वो टेलीपैथी के जरिए सीधे विचार भेज पाएगा, और इस तरह ट्रेनिंग के बीच बिल्ली से बातें करना उसका नया पसंदीदा शौक बन जाता है। गर्मियां आने पर सारा अपनी छुट्टी का फायदा उठाती है और उसे स्ट्रॉलर में बिठाकर पड़ोस में घुमाने ले जाती है। उसे उम्मीद है कि वो दूसरे बच्चों के साथ घुलेगा मिलेगा। स्ट्रॉलर में बैठा हीरो चुपचाप पास के बच्चों को देखता है, हालांकि वो उनसे कुछ खास प्रभावित नहीं लगता। जब बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं तो हमारे हीरो को यह सब काफी शोर शराबे वाला लगता है। दूसरी माएं ध्यान देती हैं कि वो कितना शांत और समझदार है। वो न रोता है, न जिद करता है, और यहां तक कि अंगूठा भी नहीं चूसता। वे सारा की तारीफ करती हैं और चाहती हैं कि उनके अपने बच्चे भी संभालने में इतने ही आसान होते। सारा गर्व महसूस करती है क्योंकि उसे अपने बच्चे की तारीफ सुनना पसंद है। वो खुश है कि वो लाइमलाइट से दूर रहने की उसकी बात मान रहा है। एक माँ सुझाव देती है कि इसका आईक्यू टेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि उसे यकीन है कि ये कोई विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा है। बाकी लोग भी उसकी बात मान जाते हैं कि वो आम बच्चों से कितना अलग और होनहार है। सारा घबराने लगती है और सबका ध्यान हटाने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वो कोई बहाना बना पाती, एक माँ स्ट्रॉलर के पास आ जाती है। वो महिला मुस्कुराकर उससे पूछती है कि उसने कितनी उंगलियां दिखाई हैं और सही जवाब देने पर कैंडी देने का वादा करती है। हर कोई उसके जवाब का इंतजार करता है क्योंकि 6 महीने का बच्चा जो बड़ों की बात समझ सके वो एक सच्चा जीनियस होगा। जाहिर है वो उनकी जिज्ञासा को नजरअंदाज कर देता है और पास बैठी एक आवारा बिल्ली की ओर म्याऊं करता है। इससे माएं अवाक रह जाती हैं, पर सारा राहत की सांस लेती है कि वो एक सामान्य बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है। आवारा बिल्ली उलझन में पीछे मुड़कर देखती है, पर कुछ खास न पाकर वहां से चुपचाप चली जाती है। वो अपनी स्किल बढ़ाने के लिए बाद में उनसे बात करने का प्लान बनाता है क्योंकि उसने अपने स्पिरिट एट्रीब्यूट में 6 पॉइंट्स जोड़े हैं। अब वो महज वीडियो ट्यूटोरियल देखकर खुद को एडवांस सांडा तकनीकें सिखाने के काबिल हो गया है। वो अपने प्रोफेशन को लेवल अप करने के करीब है और इनाम देखने के लिए बेताब है। अगले कुछ दिनों तक वो कड़े शेड्यूल के साथ ट्रेनिंग जारी रखता है। 2 हफ्ते बाद पूरे उत्साह के साथ वो अपना प्रोफेशन पैनल खोलता है और आगे बढ़ने के विकल्प को चुनता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इनाम इतने शानदार होंगे, खासकर नई वीकनेस स्ट्राइक स्पेशलाइजेशन जो उसे मिली है। वो अपनी नई ताकत आजमाने के लिए बेताब है। उसे लग रहा है कि वो अब मास्टर जिंजर का मुकाबला कर सकता है। वो अपने 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स अलॉट करता है और अपने भीतर ताकत का सैलाब महसूस करता है क्योंकि उसके नन्हे हाथ मोटे हो जाते हैं। अब उसकी छोटी मांसपेशियों में ताकत साफ झलकती है और उसका दिमाग बेहद तेज और साफ महसूस होता है। महीनों की पढ़ाई के नतीजे उसके दिमाग में कौंध जाते हैं और उसे लगता है कि मास्टर जिंजर के साथ दोबारा मुकाबला करने का वक्त आ गया है। हालांकि बिल्ली बस एक लंबी जम्हाई लेती हैं और उसे बेरुखी से देखती है, जिससे हमारा हीरो अजीब तरह से मुस्कुराता रह जाता है। बिल्ली की मुस्कान किसी ठंडी चुनौती जैसी लगती है और हमारे हीरो को अंदाजा हो जाता है कि चीजें अब और भी मुश्किल होने वाली हैं। एक पल बाद वो तेजी से झपटती है। उसे लगा लड़ाई जल्दी खत्म होगी, पर हमारा हीरो अब वो बेबस बच्चा नहीं रहा। पीछे धकेले जाने के बाद वो एक बेहतरीन रोल करता है और वापस अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ दूरी बना लेता है। ये देखकर बिल्ली की आंखों में सच्ची हैरानी की एक झलक दिखाई देती है।
हमारा हीरो प्रोफेशनल सांडा पोज में आ जाता है और बिल्ली से कहता है कि उन्हें ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। मास्टर जिंजर फिर से तेजी से आगे बढ़ता है और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। बिल्ली अपने पंजों को अंदर रखकर बॉक्सिंग ग्लव्स की तरह मुलायम प्रहार करती है। हमारा हीरो सीधे हमलों का जवाब देने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो चारों ओर घूमने के लिए अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करता है और जवाबी हमले के मौके की तलाश करता है। ऊपर से लगता है कि बिल्ली का पलड़ा भारी है, पर जैसे ही वो लड़ाई खत्म करने को हवा में उछलती है, हीरो वीकनेस स्ट्राइक एक्टिवेट कर देता है। वो सीधे बिल्ली के पेट की ओर एक बिजली जैसी तेज हाई किक मारता है। मास्टर जिंजर हवा में ही शरीर को मोड़कर हमले से बचते हुए सोफे पर जा गिरता है। वो सदमे में है कि एक बच्चे ने उसे पीछे धकेल दिया। थका हुआ हमारा हीरो सोफे पर बैठ जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। मुकाबला महज कुछ मिनट चला, पर इसने उसे पूरी तरह थका दिया। फिर भी उस लड़ाई का अनुभव एक घंटे की कड़ी ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा कीमती था। वो मास्टर जिंजर को एक नए सम्मान के साथ देखता है। वो बिल्ली से भविष्य में फिर से मुकाबले के लिए पूछता है और मास्टर जिंजर उसकी काबिलियत को पहचानते हुए अपनी सहमति दे देता है। हमारा हीरो बिल्ली के पास जाता है और आभार जताने के लिए अपना सिर झुकाता है। वक्त गुजरता है और जब वो 9 महीने का होता है तो उसकी लंबाई 87 सेंटीमीटर तक बढ़ चुकी होती है। वो 2 साल के बच्चे जैसा दिखता है और शारीरिक क्षमता के मामले में वो एक स्वस्थ किशोर के स्तर तक पहुंच चुका है। इस दुनिया में माता पिता विकास के लिए जुनूनी हैं और सप्लीमेंट्स की बदौलत कई बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिससे उसे दूसरों के बीच घुलने मिलने में मदद मिलती है। दोनों बच्चे बेडरूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और क्लोई शरारती अंदाज में मुस्कुराती है। वो उसे याद दिलाती है कि चोट लगने पर उसे रोने या मां को बताने की इजाजत नहीं है। वो अपना वादा निभाने का वचन देता है और तुरंत अपना बायां पैर आगे बढ़ाते हुए हमला करता है। पहले तो क्लोई उसे गंभीरता से नहीं लेती, पर वो फुर्ती से उसके वार से बचकर उसका पैर मजबूती से पकड़ लेता है। वो नीचे झुककर अपना सिर उसके पेट में दे मारता है। क्लोई अपना संतुलन खोकर बिस्तर पर गिर पड़ती है और फटी हुई आंखों से उसे देखने लगती है। गिरने से उसे चोट तो नहीं लगी, पर उसे जो सदमा लगा वो बहुत गहरा था। ये बिल्कुल नामुमकिन था। उसके भाई को पैदा हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और वो इस अनहोनी के लिए कोई तर्क ढूंढने की कोशिश करती है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि किसी ने भी उसे पैदा होते नहीं देखा था। उसके लिए बस एक ही तर्कपूर्ण नतीजा बचता है। वो चिल्लाती हुई भागती है कि सारा को ठगा गया है और ये बच्चा उसका सगा भाई नहीं है। वो लिविंग रूम में मां को ढूंढते हुए ये खबर सुनाती है। वो सारा को चेतावनी देती है कि वो धरती तबाह करने आया एक एलियन है। हीरो बस एक मुस्कान के साथ वहां बैठा तमाशा शुरू होने का इंतजार करता है। 5 मिनट बाद सारा अपना सबक खत्म करके एक बहुत ही अलग इरादे के साथ बाहर आती है। सबसे पहले वो क्लोई को कान से पकड़कर डांटती है और धमकी देती है कि क्लास में खलल डाला तो डिनर से मीट काट देगी। क्लोई गुस्से में अपना कान मलती है। उसे यकीन है कि उसकी मां किसी फिल्म के साइड कैरेक्टर की तरह मारी जाएगी, क्योंकि उसने हीरो पर यकीन नहीं किया। जब सारा रयान को ये कहानी बताती है तो इससे भाई बहनों के बीच एक और मुकाबला शुरू हो जाता है। इस बार क्लोई अपनी पूरी जान लगा देती हैं ताकि इस एलियन को उसका असली और भयानक रूप दिखाने पर मजबूर कर सके। हमारा हीरो शांत रहकर उसके वारों को रोकता है और उसकी हरकतों में कमजोरी की तलाश करता है। ये कड़ा मुकाबला उसका एक्सपीरियंस बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा रहा है। काफी स्टडी मटेरियल समझने के बाद वो अब एक मजे हुए खिलाड़ी जैसा दिखता है। वो अच्छी तरह समझता है कि असली लड़ाई में कैसे बचना और जवाब देना है। दूसरी ओर क्लोई सांडा सीखने के बावजूद प्रैक्टिस में हमेशा आलसी रही है। नतीजा ये होता है कि वो एक बार फिर से पटक दी जाती है। वो दर्द और गुस्से भरे चेहरे के साथ जमीन पर गिरती है। उसके चेहरे पर हताशा और शारीरिक तकलीफ साफ झलक रही है। हाँफते हुए वो खाली नजरों से छत को देखती है और कहती है कि एलियंस दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। हीरो की तरक्की रेयान की उम्मीदों से कहीं आगे निकल गई है। लगता है कि वो अब जीनियस ट्रेनिंग प्रोग्राम की दहलीज के बहुत करीब पहुंच चुका है। रेयान बच्चों के पूरे पोषण के लिए मीट के 2 एक्स्ट्रा व्यंजन तैयार करता है। छुट्टियों के अगले 2 महीनों के दौरान क्लोई आधिकारिक तौर पर उसकी सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग पार्टनर बन जाती है। वो अपने भाई को हराने के लिए पागल है ताकि वो उसका असली रूप देख सके। वो भी उसकी चुनौतियों को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। उसकी नकल करने की क्षमता की वजह से उसका अभ्यास बहुत असरदार हो गया है और देखते ही देखते अक्टूबर का महीना आ जाता है। इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने के बाद ये उसका सबसे पहला जन्मदिन है। डिनर टेबल पर उसके माता पिता तालियां बजाकर जन्मदिन का गाना गाते हैं और सारा के उकसाने पर क्लोई भी उनके सुर में सुर मिलाती है। हमारा हीरो अपनी कुर्सी पर बैठा दूध की बोतल को वाइन ग्लास की तरह पकड़कर एक ही बार में गटक जाता है। मोमबत्तियां बुझाने से पहले वो आंखें बंद करके दुआ मांगता है।
तोहफों की बारी आने पर क्लोई अपनी पॉकेट मनी से उसके लिए एलियन फिल्मों की एक तस्वीरों वाली किताब खरीदती है। वो एलियन के घोंसले की तस्वीर की तरफ इशारा करके धीरे से पूछती हैं कि क्या वो विकसित हो गया है। सच कहें तो उसकी ये जिद वाकई काबिले तारीफ है। फिर डैड की बारी आती है। रयान उसे एक छोटी नीली बोतल देता है जो कैल्शियम की दवा जैसी दिखती है, लेकिन उसके लेबल पर टियर 1 प्यूरिफाइड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लिखा है। रयान मुस्कुराते हुए बताता है कि शरीर इसे आम कीड़ों वाली शहद की गोंद के मुकाबले ज्यादा आसानी से सोख सकता है। सबका शुक्रिया अदा करने के बाद वो अपना स्टेटस चेक करता है और उसे एहसास होता है कि उसने आखिरकार एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उसकी पहली बड़ी उपलब्धि अनलॉक हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में 30 पॉइंट्स के साथ अब उसके पास एक कसरती वयस्क पुरुष जैसी शारीरिक ताकत है। वो इनामों की बारीकियों को देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी प्रतिभाओं में बीस्ट फॉर्म उसकी लड़ने की ताकत को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। फिर वो कार्निवोर नाम की एक नई पैसिव टैलेंट की जांच करता है। ये लड़ने के काम तो नहीं आता और इसे बढ़ाया भी नहीं जा सकता, लेकिन इसका फायदा हमेशा बना रहता है। अब से ये टैलेंट उसके रोजाना के अभ्यास में मदद करेगा, जिससे उसका शरीर थकान और छोटी मोटी चोटों से बहुत तेजी से उबर पाएगा। इनाम मिलने के बाद वो अपने अगले लक्ष्य की ओर देखता है। अगर 30 पॉइंट्स का मतलब एक स्वस्थ वयस्क है, तो 100 पॉइंट्स इंसान की शारीरिक क्षमता की आखिरी हद होगी। वो सोचता है कि उस हद के पार क्या होगा, शायद एक ऐसा रूप जो इंसानियत से कोसों आगे हो। ट्रांसेंडेंट शब्द उसके दिमाग में कौंधता है और उसे एक नए मकसद से भर देता है। अपनी पहली रुकावट को पार करने के बाद उसे लगता है कि दूसरी मंजिल भी अब ज्यादा दूर नहीं है। उसी रात वो अपनी नई सीमाओं को परखना शुरू कर देता है। वो अपनी बदली हुई शारीरिक ताकत की जांच करता है और उसके पिता रयान सब कुछ फोन पर रिकॉर्ड करते हैं। चाहे ताकत हो, लंबी कूद हो या 100 मीटर की दौड़, उसके नतीजे जीनियस प्रोग्राम की उम्मीदों से कहीं ज्यादा हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर महज 1 साल की उम्र में उसने इस प्रोग्राम की हर शर्त को पूरा कर लिया है। रयान बिना वक्त गंवाए आवेदन भेज देते हैं और सारा को बुलाकर ये खुशखबरी सुनाते हैं। पूरा परिवार जवाब का इंतजार कर रहा है और उन्हें लगता है कि दफ्तर आज के लिए बंद हो चुका होगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एक कर्मचारी है। उसी पल ईमेल पर एक सूचना आती है जो पुष्टि करती है कि एक अधिकारी पहुंच चुका है। वो उस आदमी के पहचान पत्र और काम की रफ्तार देखकर हैरान रह जाते हैं। रेयान आखिरकार उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। आने वाला शख्स एडवांस टैलेंट कल्टीवेशन विभाग का डिप्टी डायरेक्टर है। दोनों से आवेदन की बातों की पुष्टि करने के बाद वो बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। रेयान एक गहरी सांस लेता है और बेडरूम का दरवाजा खोलता है। इतने वक्त तक गुमनाम रहने के बाद आखिरकार हमारे हीरो की प्रतिभा सबके सामने आने वाली है। डायरेक्टर उस छोटे बच्चे को इतनी सहज चाल और साफ आवाज में बात करते देख दंग रह जाता है। वो उसकी पहचान और प्रोग्राम में शामिल होने की इच्छा जानने के लिए कई सवाल पूछता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन वाली घड़ी निकालकर बच्चे को पहनने के लिए कहता है। घड़ी पहनने के बाद उसे पता चलता है कि उसे उतारा नहीं जा सकता। डायरेक्टर मुस्कुराकर बताता है कि ये सुरक्षा के लिए जरूरी है और प्रक्रिया खत्म होने के बाद इसे वापस ले लिया जाएगा। अचानक डायरेक्टर की नजर जूतों की अलमारी पर पड़ती है, जहां से उनकी बिल्ली कुकी उस अजनबी को झांक रही है। वो माता पिता को याद दिलाता है कि चूंकि बच्चा बिल्लियों से बात कर सकता है, इसलिए ये पालतू जीव भी इस टेस्ट में हिस्सा ले सकता है। ऐसा लगता है कि अब बिल्ली को भी इस प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। जब आधिकारिक चयन का समय आता है तो हम परिवार को उस केंद्र में जाते हुए देखते हैं। काफी रात हो चुकी है और सबको सो जाना चाहिए था, लेकिन लॉबी में 2 छोटे बच्चे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनमें से एक हाथ में पानी की बोतल लिए गर्व से शेखी बघारता है कि वो 5 मीटर की दूरी तक पेशाब कर सकता है। दूसरा भी पीछे नहीं रहता और अपनी नाक की गंदगी को वापस मुंह में खींचते हुए पूछता है कि क्या पहला लड़का उसकी तरह अपना नाक वाला नाश्ता खाने का हुनर दिखा सकता है। साफ तौर पर यह ऊंचे दर्जे की बातचीत है। जैसे ही ये दोनों जीनियस अपना हुनर दिखाते हैं, उनकी नजर बड़ों पर पड़ती है और वो तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर उन्हें रोककर पूछता है कि उनके इंचार्ज डॉक्टर मिलर कहाँ गए हैं। जवाब देने से पहले ही बच्चे गायब हो जाते हैं। हमारा हीरो अपने आसपास का जायजा लेता है। बाहर से ये एक मिलिट्री बेस जैसा है, पर अंदर से ये जीनियस बच्चों के लिए बनाया गया एक आधुनिक ठिकाना है जहां वो सुरक्षित रह सकें। जैसे ही डायरेक्टर अपना फोन निकालता है, सुनहरे चश्मे वाली एक जवान औरत कुछ दस्तावेज लिए उनके पास आती है। डायरेक्टर को देखते ही वो उसका स्वागत करती है और कहती है कि उनके प्रांत से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। इस प्रोग्राम के 15 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी 1 साल के बच्चे ने आवेदन किया है। डायरेक्टर उससे हाथ मिलाते हुए उसे डॉक्टर मिलर कहता है और मानता है कि ये बच्चा वाकई बहुत खास है। डॉक्टर मिलर हमारे हीरो को ध्यान से देखने का वादा करती है। वो ऊपर देखता है और उसे सीने पर लगे बैच को पढ़ता है जिस पर लिखा है कि वो ट्रांसेंडॉन इंस्टीट्यूट की रिसर्चर है।
सारा से थोड़ी बात करने के बाद डॉक्टर मिलर बच्चे से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। उसे बैच की तरफ घूरते देख वो मजाक में पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है और वो दूध ढूंढ रहा है जो बदकिस्मती से उसके पास नहीं है। वो सपाट अंदाज में जवाब देता है कि वो ठोस खाना खाने के काबिल हो चुका है। वो उसे गोद में उठाकर उसके गाल खींचती है। उसे बच्चा बहुत प्यारा लगता है और वो मुस्कुराते हुए सारा की तरफ मुड़ती है। डॉक्टर मिलर उसे चूमने की इजाजत मांगती है और सारा तुरंत मान जाती है। लेकिन हमारा हीरो लिपस्टिक के उन निशानों से बचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ढेर सारे प्यार के बाद उसका चेहरा लार से भर जाता है। डॉक्टर मिलर परिवार को उनके कमरे तक ले जाती है। ये एक पूरी तरह सुसज्जित अपार्टमेंट है जो घर जैसा लगता है, जहां वो उन्हें सुबह तक आराम करने के लिए छोड़ देती है। सामान रखने के बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और वहां करीब 30 बच्चों की भीड़ खड़ी है। वो सब उस एक साल के मशहूर अजूबे की झलक देखने आए हैं जिसके बारे में उन्होंने सुना था। रयान मुस्कुराते हुए एक तरफ हट जाता है और अपने बेटे को उसके नए प्रतिद्वंद्वियों से मिलने के लिए कहता है। हमारा हीरो भीड़ को देखता है और सोचता है कि आखिर ये बच्चे इतनी रात को अब तक सोए क्यों नहीं। पता चलता है कि वही पहले वाले 2 लड़कों ने, यानी दूर तक पेशाब करने वाले और नाक साफ करने वाले ने सबको जगा दिया है। उसे इतना छोटा देखकर पूरा ग्रुप उस पर निजी सवालों की बौछार कर देता है। वो पूछते हैं कि क्या वो डायपर पहनता है और क्या वो मम्मी के लिए रोएगा अगर उन्होंने उसे मारा। उस आखिरी सवाल पर हमारा हीरो एक रहस्यमयी मुस्कान देता है। उन्हें जल्द ही जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह मेडिकल जांच का सिलसिला शुरू होता है जिसमें खून के टेस्ट से लेकर बालों के नमूने तक लिए जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मिलर के कहे अनुसार वो अपनी घड़ी चालू करता है जिस पर उसके संभावित स्कोर की सूचना आती है। डॉक्टर मिलर समझाती है कि ये स्कोर ही चयन का मुख्य आधार है जो उसके हर एक काम पर नजर रखेगा। वो सिर हिलाकर अपनी सहमति देता है और अब वो आधिकारिक तौर पर इस प्रोग्राम का हिस्सा है। बेस पर अभी 126 उम्मीदवार हैं। जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकलता है उसकी घड़ी बजती है। उसे अपना पहला पॉइंट मिल गया है, हालांकि स्कोर देने का तरीका अब भी एक राज है। डॉक्टर मिलर उसे ज्यादा न सोचने और सामान्य रूप से रहने की सलाह देती है। वो मान जाता है और सोचता है कि उसका खाना सोना और परेशानियों को झेलना ही काफी होगा। वो अपनी रोजाना की जिंदगी को खुद बोलने देता है, पर घड़ी फिर से नए शेड्यूल के साथ बजती है। उसे शारीरिक टेस्ट की उम्मीद थी, पर उसकी पहली चुनौती एक क्लासरूम लेक्चर है। विषय है मानसिक कल्टीवेशन, जिसे वो काफी दिलचस्प पाता है। एक छोटे से क्लासरूम में सफेद बालों वाला इंस्ट्रक्टर 4 छात्रों को मानसिक प्रशिक्षण की बुनियादी बातें समझाना शुरू करता है। उसके तीनों सहपाठी वही लड़के हैं जो रात को आए थे और वो पूरे समय उसे चिढ़ाते रहते हैं। उन्हें शक है कि इतना छोटा बच्चा टीचर की बातें समझ भी पाएगा। इंस्ट्रक्टर उन पर ध्यान नहीं देता और बताता है कि बुनियादी तरीके में ध्यान लगाने के साथ एक खास सीरम दिया जाता है। इससे मन शरीर से आजाद होकर उच्च आयामों में सफर कर सकता है। समझाने के बाद टीचर उन्हें सीरम की बोतलें देता है। हमारा हीरो उसका नाम नोट करता है और उसे स्वाद में मीठा पाता है। अचानक उसे हल्कापन महसूस होता है, जैसे वो कहीं दूर जा रहा हो। टीचर के बताए अनुसार उसकी चेतना धुंधली हो जाती है और वो एक विशाल गहरे अंधेरे में पहुंच जाता है। लक्ष्य सीधा है, बिना रुके उस शून्य में आगे बढ़ते रहना, लेकिन हर कदम के साथ मानसिक दबाव बढ़ता जाता है। ये आंखें बंद करके चलने जैसा है। भले ही आपको पता हो कि रास्ता साफ है, पर रुकने या आंखें खोलने की इच्छा बहुत तेज होती है। इस ध्यान की अवस्था में वो सिर्फ अपने अंतर्मन के भरोसे आगे बढ़ता है। 8 मिनट बाद पहले 2 लड़के पसीने से तरबतर होकर बाहर निकल जाते हैं। तीसरा लड़का 10 मिनट तक टिका रहता है और फिर थकान के साथ अपनी परफॉर्मेंस पर गर्व करते हुए आंखें खोलता है। पर जब वो हमारे हीरो को देखता है तो दंग रह जाता है। तीनों लड़के ये देखकर हैरान हैं कि वो नन्हा बच्चा अब भी गहरे ध्यान में है। उसकी मानसिक शक्ति उनसे कहीं ज्यादा है। वो क्लास से बाहर भागते हैं और सबको चिल्लाकर बुलाने लगते हैं ताकि सब उस अजूबे को देख सकें। बच्चों की भीड़ खिड़की पर जमा होकर फुसफुसाती है कि कहीं वो सो तो नहीं गया। सीरम के असर को देखते हुए ऐसा होना नामुमकिन है, पर क्लास के अंदर हमारा हीरो तो बस अभी शुरू हुआ है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और घड़ी देखता है। उसे हैरानी होती है कि सिर्फ 14 मिनट बीते हैं, जबकि उसे लगा कि 3 दिन हो गए। एक सुकून भरी सांस लेकर वो अपनी स्टेट्स विंडो खोलता है। बदले हुए आंकड़े देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये पहली बार है जब उसकी मानसिक क्षमता अभ्यास से बढ़ी है। उसे लगता है कि वो सही जगह आया है। अगली पढ़ाई के बारे में सोचकर वो वाकई उत्साहित है। अब तक उसकी मानसिक बढ़त सिर्फ सिस्टम के इनामों पर निर्भर थी, इसलिए असली कल्टीवेशन तकनीकों के बारे में जानना उसके लिए सुखद है। वो दोबारा ध्यान लगाने के लिए तैयार है, पर इंस्ट्रक्टर उसे रोक देता है। क्लास के बाद अपनी घड़ी चेक करने पर वो देखता है कि उसे एक पॉइंट मिला है जो उसे बहुत आसान लगता है। उसे नहीं पता कि उसे तो पॉइंट मिला, पर उसके सहपाठियों यानी उस डायपर वाले लड़के और दूसरे को कुछ भी नहीं मिला। दूसरा सबक ध्यान लगाने के उन्नत स्तर पर है।
इंस्ट्रक्टर समझाता है कि एक शक्तिशाली मन आखिरकार उच्च आयामों के नियमों को छू सकता है। इसे समझाने के लिए वो कागज पर 2 बिंदु बनाता है। आमतौर पर एक सीधी रेखा ही सबसे छोटी दूरी होती है, पर फिर वो कागज को मोड़ देता है। एक आम इंसान को पूरी दूरी तय करनी पड़ती है, पर एक दिव्य प्राणी उच्च नियमों का इस्तेमाल करके उन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे के ऊपर ले आता है। यही स्पेस जंपिंग का असली सार है। सुबह की क्लास खत्म होने तक हमारे हीरो का सिर घूमने लगता है। महज 2 क्लासों ने उसकी दुनिया देखने का नजरिया बदल दिया है। ये दुनिया वाकई अद्भुत है। दोपहर के खाने में सबको चेहरे की पहचान के जरिए मुफ्त खाना मिलता है और मांस लेने के बाद वो काउंटर की तरफ बढ़ता है। वो कैंटीन वाली महिला से 2 सर्विंग हनी बग जेली मांगता है, जिसे सुनकर डायपर वाले लड़के की आंखें फटी रह जाती हैं। वो पूछता है कि क्या उसे स्वाद नहीं आता, क्योंकि वो जेली सड़ी हुई गीली मिट्टी जैसी लगती है। हमारा हीरो उसे अनसुना कर देता है और जेली को पानी में मिला देता है। तभी हवा में एक तेज गंध फैलने लगती है, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान उसकी ओर खिंच जाता है। दूसरे बच्चों को यकीन नहीं होता कि 1 साल का बच्चा इसे कैसे खा सकता है, इसलिए वो खुद इसे चखने का फैसला करते हैं। जाहिर है, एक घूंट पीते ही उन सबकी हालत खराब हो जाती है। खाने के बाद वो कमरे में जाकर लीडर बोर्ड चेक करता है। 98 प्रतियोगियों में से 5 पॉइंट्स के साथ वो 45वें नंबर पर है। सबसे आगे वन पंच मैन नाम का एक लड़का है, जिसके 11.7 पॉइंट्स हैं। दोपहर में एक बस बच्चों को ट्रेनिंग हॉल ले जाती है। उस विशाल जगह और माहौल को देखकर उसका खून उत्साह से उबलने लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि अभ्यास की मेहनत पूरी तरह उसके हाथ में है। वो बड़े बच्चों की बातों को अनसुना कर सीधा कॉम्बैट जोन की तरफ बढ़ता है। वो इंस्ट्रक्टर पर पूरा ध्यान देता है और नकल करने की अपनी क्षमता को सक्रिय करके तकनीकी मूव्स को सीखने लगता है। इंस्ट्रक्टर मार्कस अपना प्रदर्शन जल्दी खत्म करना चाहता था, पर वो अचानक बीच में ही रुक जाता है। वो उस छोटे बच्चे को हैरानी से देखता है। उस बच्चे के हमले और बचाव के तरीके बिल्कुल सही समय पर और सधे हुए हैं। लेक्चर खत्म करने के बाद मार्कस उसके पास दौड़ कर आता है और पूछता है कि वो कब से अभ्यास कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि बच्चा महज 1 साल का है तो उसे कानों पर यकीन नहीं होता। दूसरा लड़का चिल्लाकर कहता है कि क्या दुनिया पागल हो गई है। हमारा हीरो बस एक शर्मीली मुस्कान देता है और मजाक में कहता है कि पैदा होने के बाद उसके पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उसने ये शौक पाल लिया, ये जानकर कि उसने ये सब खुद सीखा है। मार्कस उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और वादा करता है कि चयन का नतीजा चाहे जो भी हो, अगर वो कभी पेशेवर फाइटर बनना चाहे तो उसे फोन करे। 20 मिनट बाद ब्रेक के दौरान हमारा हीरो शौचालय जाता है, जहां उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। पेशाब करने की जगह उसकी पहुंच से बहुत ऊंची है। वहीं बाहर वो डायपर वाला लड़का अपने दोस्तों को अपनी निशाना लगाने की ताकत दिखा रहा है। बिना किसी जवाब के वो लड़का दूरी से सही निशाना लगाकर दिखाता है और गर्व से कहता है कि ये उसका जन्मजात हुनर है। सच कहें तो ये गर्व करने वाली बहुत अजीब चीज है। चूंकि यहाँ बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्हें जल्दी ब्रेक चाहिए होता है, पर हमारा हीरो पेशेवर मार्गदर्शन के हर पल का फायदा उठाता है। मार्कस बहुत धैर्य के साथ उसकी हर एक गलती को सुधारता है। वो इस मौके का इस्तेमाल अपनी बुनियादी तकनीकों को सुधारने में करता है। जब सेशन खत्म होता है तो वो अपना पैनल चेक करता है और अपने कौशल को इतनी तेजी से बढ़ते देख संतुष्ट होता है। इसी बीच बाकी कॉम्बैट क्लासेस भी खत्म हो रही हैं। सब हॉल के बीच में मुकाबले के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां कोच सुरक्षा के लिए तैनात हैं। नियम बताए जाने के बाद अलग अलग स्टाइल के बीच मुकाबला शुरू होता है और हम मार्शल आर्ट्स का जबरदस्त प्रदर्शन देखते हैं। इन अलग अलग तरीकों को देखना उसके लिए जानकारी का खजाना है। वो अपनी नकल करने की क्षमता से नए दांव पेंच तुरंत सीख लेता है। जैसे जैसे बॉक्सर और लड़ाके बाहर होते हैं, उसका पैनल लगातार अपडेट होता रहता है। अब डायपर वाले लड़के की बारी है। वो एक बॉक्सिंग पोज बनाकर एक पहलवान को चुनौती देता है। पहलवान मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, पर लड़का फुर्ती से उसे उठाकर फेंक देता है। वो अपनी ताकत पर इतराते हुए कहता है कि उसे करीब से लड़ने में किसी का डर नहीं है। भीड़ शांत हो जाती है और हमारे हीरो को एहसास होता है कि यहाँ हर किसी के पास अपना एक अनोखा हुनर है। वो अपने रास्ते के बारे में सोचता है और किकबॉक्सिंग के साथ कुश्ती के दांव आजमाने का फैसला करता है। थोड़ी देर देखने के बाद आखिरकार वो खुद स्टेज पर कदम रखता है। कमरे में भारी सन्नाटा है, क्योंकि कोई भी उसका सामना करने को तैयार नहीं है। उनकी झिझक समझकर वो एक सौदा करता है। वो बस अपनी सहन शक्ति परखने के लिए 3 चालों का अभ्यास चाहता है। आखिरकार ये लालच काम कर गया। आखिर इस नन्हे शैतान के आगे 3 चालें टिकना रिश्ता बनाने का एक अच्छा तरीका है। छोटे बाल वाला एक लड़का आगे आता है और पहली चाल के साथ मुकाबला शुरू होता है। हमारा हीरो शुरुआत करता है। उसके छोटे पैर बिजली की फुर्ती से चलते हैं और वो आगे बढ़ता है। वो अचानक लड़के की बगल में जाकर उसका पैर पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरा लड़का खुद को संभालने के लिए नीचे झुकता है। उस एक पल में हीरो के नन्हे शरीर की हर मांसपेशी तन जाती है। जैसे ही उसकी ताकत बढ़ती है, वो एक जोरदार वार करता है। उसका सिर सीधे सामने वाले के पेट पर लगता है।
जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर सटीक हमला था। वो लड़का इस भयानक ताकत को झेल नहीं पाता। वो तुरंत दूर जा गिरता है। मुकाबला एक ही चाल में खत्म हो गया। पूरा हॉल सन्न है, बच्चे और कोच सब हैरान हैं। वो अपनी जंगली अवस्था को रोकता है और लड़के को उठने में मदद करता है। वो अभ्यास के लिए अपने साथी का शुक्रिया अदा करता है। ये बेस पर उसकी पहली जीत है। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही उसके सिस्टम पैनल पर एक मैसेज आता है। लगता है उसके इंस्ट्रक्टर मार्कस को अभी से डिनर की चिंता होने लगी है। वो देखता है कि उसका स्कोर 9 पॉइंट बढ़ गया है। डिनर के बाद उसकी माँ वीडियो कॉल करती हैं ताकि पूरा परिवार बात कर सके। जैसे ही पिता का चेहरा दिखता है, चप्पलों की तेज आवाज सुनाई देती है। उसकी बहन क्लोई स्क्रीन पर सामने आती है और भाई से बात करने को बेताब है। वो उम्मीता के साथ पूछती है कि क्या उसका चुनाव हो गया और क्या उसे इनामी पैसे मिले। वो उसे टाल देता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है। वो उसे घर में तमीज से रहने की सलाह देता है ताकि पिता को कोई परेशानी न हो। क्लोई पहले तो बात मानती है, फिर उसे लगता है कि उसका छोटा भाई उसे लेक्चर दे रहा है। कॉल के बाद वो अपना होमवर्क करने लगता है। क्योंकि सवाल मिडिल स्कूल फिजिक्स के हैं, उसे अपना ज्ञान स्वाभाविक दिखाना होगा। वो बेस से मिला टैबलेट खोलता है और तेजी से किताबें पढ़ने लगता है। अपनी खास पढ़ने की शक्ति से वो 2 घंटे में प्राइमरी का कोर्स खत्म कर देता है। फिर वो मिडिल स्कूल फिजिक्स पढ़ते हुए एक वीडियो के बारे में सोचने लगता है। इसमें एक महाशक्तिशाली इंसान पानी को तुरंत जमा देता है, फिर पिघलाता है और बंद कमरे में सोना बनाता है। वो सोचता है कि इसे कैसे समझाया जाए। फिजिक्स की सारी किताबें पढ़ने के बाद वो ध्यान लगाने के लिए अपनी 27.1 की मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो तापमान और गर्मी जैसे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ लेता है, लेकिन आम फिजिक्स की जगह वो एक नई थ्योरी बनाने के लिए ऊंचे आयामों के नियमों को जोड़ता है। वो अपनी रिसर्च पुराने इंस्ट्रक्टर जैकब को भेजता है और उसे तुरंत अच्छा जवाब मिलता है। अचानक बेस ऐप पर एक मैसेज आता है। पुराने टॉपर 1 पंचमैन, जिसका औसत 11.7 था, उसे हमारे हीरो ने पीछे छोड़ दिया है, जिसका औसत 19 है। ये देखते ही कमेंट सेक्शन में बहस छिड़ जाती है। लेकिन जैसे ही खुद 1 पंचमैन कमेंट करता है, सब शांत हो जाते हैं। स्क्रीन के पीछे बच्चों की हैरानी साफ महसूस होती है। अगर पुराना नंबर एक इसे मान ले तो ये 19 पॉइंट सच ही होंगे। वो कमेंट्स पर बस एक नजर डालता है और जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वो अपने पैनल पर देखता है कि उसे बस 3 और पॉइंट्स चाहिए। अगले लेवल पर पहुंचते ही उसे खास इनाम मिलेंगे। सच कहें तो सिर्फ हीरो ही नहीं, हम भी वो इनाम देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेडिटेशन में माहिर होने की वजह से उसकी मानसिक शक्ति अब हर दिन 0.1 बढ़ती है। लगता है कि जूनियर मेंटल बॉडी का मुकाम अब पास ही है, क्योंकि वो रोज अभ्यास करता है। उसका मेडिटेशन अब 14 मिनट से बढ़कर 17 मिनट हो गया है। हालांकि उसे अभी तक ऊंचे आयामों के नियम नहीं मिले, पर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। बेस से मिले खास लिक्विड के बिना वो ध्यान नहीं लगा पा रहा। वो जैकब से अपनी उम्र का हवाला देकर और मदद मांगता है, पर पुराना इंस्ट्रक्टर तुरंत मना कर देता है। हालांकि जैकब उसे विस्तार से इसकी वजह समझाता है। ऊंचे आयामों को समझने के लिए शारीरिक ताकत के साथ किस्मत की भी जरूरत होती है। शरीर की बनावट इंसानी सीमा के करीब होनी चाहिए, तभी कोई उस मुकाम तक पहुंच सकता है। अगर कोई बहुत खुशकिस्मत है तो वो पहली बार में ही ये शक्ति पा सकता है, वरना 100 बोतलें भी कोई फर्क नहीं डालेंगी। क्योंकि वो जल्द ही उन नियमों तक नहीं पहुंच सकता, वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान लगाना जारी रखता है। जैकब की बातों के हिसाब से उसका अगला लक्ष्य एक बेहतरीन शरीर पाना है। डिनर के बाद वो हमेशा की तरह ट्रेनिंग हॉल जाता है। वहां उसे एक लड़का दिखता है जिसका सिर अंडे की तरह चमक रहा है। पूछने पर पता चलता है कि ये मशहूर 1 पंचमैन है। वो लड़का, जिसे हम साइतामा कहेंगे, 100 किलो का वजन उठा रहा है। साइतामा सिर्फ 6 या 7 साल का है, फिर भी उसकी मांसपेशियों की बनावट बहुत हैरान करने वाली है। हमारा हीरो अपनी कसरत शुरू करता है। अभी बिना अपनी जंगली शक्ति के वो 90 किलो का वजन उठा सकता है। जब वो कसरत कर रहा होता है, पीछे से आह सुनाई देती हैं। साइतामा उससे बात करता है और कहता है कि ये बड़े दुख की बात है। हीरो पूछता है कि आखिर दुख किस बात का है। साइतामा कहता है कि दुख इस बात का है कि तुम्हारे पास पैदाइशी महाशक्तियां नहीं हैं। वो बताता है कि बेस में कई बच्चे इन शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, जिससे वो आसानी से ऊंचे रैंक तक पहुंच जाते हैं। हीरो के पास अनुशासन तो है, पर पैदाइशी शक्ति न होने की वजह से एक्सपर्ट्स शायद उसे ऊंचा रैंक न दें। बहस करने के बजाय हीरो मुस्कुराकर साइतामा से उसके लक्ष्य पूछता है। साइतामा कहता है कि उसकी शक्तियों के साथ एस रैंक ही बेस की आखिरी सीमा है। पर यह मेरी सीमा नहीं है। हीरो पूछता है कि वो उसे यह सब क्यों बता रहा है। साइतामा कहता है कि अगर बेस उसे एस रैंक न दे तो उसे साइतामा की टीम में शामिल हो जाना चाहिए।
7 साल के बच्चे को लोगों को अपनी टीम में जोड़ते देखना वाकई दिलचस्प है। सीधे मना करने के बजाय हीरो खड़ा होता है और वजन बढ़ाने लगता है। जैसे ही वो वजन जोड़ता है, कुल भार तेजी से बढ़ जाता है। 90 किलो, 110, 130 और आखिर में 150 किलो। साइतामा की शांति गायब हो जाती है और वो हैरान रह जाता है। वजन पूरा करने के बाद हीरो मुस्कुराकर कहता है कि एस रैंक उसकी भी सीमा नहीं है। वो 150 किलो का वजन उठाकर बेहतरीन कसरत करता है। खत्म करने के बाद वो वजन को जोर से नीचे पटकता है। सब सन्न रह जाते हैं और साइतामा बस चुपचाप देखता रह जाता है। साइतामा का चेहरा बहुत गंभीर हो गया है। लगता है वो समझ गया है कि हीरो क्या कहना चाहता है। वो लड़का एक गहरी सांस लेता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। अपनी जंगली शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद हीरो को एहसास होता है कि उसे सावधान रहना होगा। चोट से बचने के लिए वो कसरत जल्दी रोक देता है। वो अपनी दोस्त पडल्स को हॉस्टल चलने के लिए बुलाता है, पर उनका दूसरा साथी गायब है। उस वक्त साउटी जिम में रॉड पर गोल गोल घूम रहा है। घूमते वक्त उसकी नाक से गंदगी बाहर आ रही है, जिसे वो मजे से पोंछ लेता है। हाँ, यह सुनने में जितना गंदा है, देखने में भी उतना ही है। जल्द ही नया हफ्ता शुरू होता है, जिसमें जंगल में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा हीरो हमेशा की तरह यह सब बहुत जल्दी सीख लेता है। वो कई नई चीजें सीखता है, पर उसका नया लेवल अभी नहीं खुला। उसे चिंता नहीं है, क्योंकि उसका असली लक्ष्य शरीर को और मजबूत बनाना है। वो फिलहाल सब कुछ कुदरती तौर पर होने देता है और जल्द ही सब कुछ सही हो जाता है। उसका लेवल बढ़ जाता है और उसे 2 नए पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें वो मानसिक शक्ति में डाल देता है। उसे कई नए इनाम मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मिले थे। उसे एक नया रूप और एक नया हुनर मिलता है। वो खुशी से अपनी नई दिमागी शक्ति को देखता है, जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसे एक खास हुनर मिलता है, जिससे उसके दिमाग और शरीर के बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। अपने नए पैनल को देखकर उसे अपनी कामयाबी पर बहुत गर्व महसूस होता है। वो हिसाब लगाता है कि अगर शारीरिक और मानसिक शक्ति 100 तक पहुंच जाए तो वो महाशक्तिशाली बन जाएगा। ये वाकई एक बड़ा प्लान है। वो 3 साल का होने से पहले ये मुकाम हासिल करना चाहता है। जब बच्चे सब सीख लेते हैं, तो अगले दिन वो अपना सामान और अपनी बिल्ली लेकर बेस की बस में चढ़ जाता है। एक जादुई दरवाजे से गुजरने के बाद उन्हें नीला आसमान, सफेद बादल और 3 सूरज दिखाई देते हैं, जहां बैंगनी घास हवा में लहरा रही है। अब वो एक बड़े मैदान के बीच खड़े हैं। पुराने इंस्ट्रक्टर जैकब उनसे बात करते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि यहां 1 महीने तक रहकर कीमती चीजें ढूंढनी हैं और उन्हें वापस लाना है। अगर किसी को चोट लगी या जान का खतरा हुआ तो इंस्ट्रक्टर बचा लेंगे, लेकिन इसका मतलब होगा कि वो हार गए। अब बच्चे अपनी मर्जी से अकेले या टीम बनाकर जा सकते हैं। नियम समझते ही बच्चे हर तरफ फैल जाते हैं। हमारा हीरो अपनी बेहतरीन शारीरिक शक्ति के साथ तेजी से निकल पड़ता है। अपनी बिल्ली के साथ वो दूर एक जंगल की तरफ बढ़ता है। आधे रास्ते में उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज रुकने के लिए चिल्लाती हुई सुनाई देती है। लगता है वो इस सफर में अकेला नहीं रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान हीरो बहुत आगे निकल गया था, जबकि पडल्स को मामूली औजार चलाने में भी मुश्किल हो रही थी। क्योंकि वो थोड़ी अनाड़ी है, उसने तय किया है कि हीरो के साथ रहना ही उसके बचने का सबसे अच्छा तरीका है। वो उसे हंसते हुए पास आते देखता है। जंगल की तरफ भागते हुए अचानक पडल्स डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। इस आवाज से बिल्ली डर जाती हैं और हीरो को लगता है कि उन पर हमला हुआ है। पर पडल्स बस इंटरनेट ना होने की वजह से दुखी है। उसे आज एक गेम खेलना था। खतरे के बीच गेम खेलने की ऐसी लगन वाकई हैरान करने वाली है। बिल्ली भी उसे अचरज से देखती है। दोनों उसे तब तक घूरते हैं जब तक उसे शर्म नहीं आ जाती और वो टैबलेट रख नहीं देती। हीरो को लगता है कि ये साथी भरोसेमंद नहीं है, इसलिए वो अलग होने की बात करता है और कहता है कि वो उसे पीछे छोड़ देगा। पडल्स घबरा जाती है और कहती है कि वो मछलियां पकड़ने में माहिर है। हीरो अनजान बनकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है। वो समझाती है कि इसके लिए पानी में कुछ डालना पड़ता है। वो दावा करती है कि उसका तरीका सबसे असरदार है। हीरो ये सुनकर थोड़ा उत्सुक हो जाता है और तरीका पूछता है। पडल्स मुस्कुराकर कहती है कि जब भी वो पानी में पेशाब करती है, सारी मछलियां पागलों की तरह वहां आ जाती हैं। ये अजीब बात सुनकर हीरो का सिर चकराने लगता है। वो फिर मना करता है और कहता है कि वो एक दूसरे के लिए सही नहीं है। पर पडल्स हार मानने को तैयार नहीं है। वो बताती है कि वो साथ में एक कुत्ता भी लाई है,
तभी हीरो देखता है कि एक सुनहरा कुत्ता हांफते हुए पीछे से आ रहा है। ये पानी में बहुत तेज तैरता है। पडल्स कहती है कि उसके भाई ने बताया था कि यहां कोई बड़ा खतरा नहीं है। उसका भाई पिछले साल यहां आया था और उसे रैंक मिला था। हीरो इस बारे में सोचता है। यह समझकर कि पडल्स के पास काम की जानकारी है, वो उसे साथ ले लेता है। अब दोनों घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में घुसते ही उन्हें एक छोटा जंगली सुअर दिखता है। पडल्स तुरंत चिल्लाकर उसे सावधान करती है। वो कहती है कि ये सुअर बहुत चालाक होते हैं और इन्हें कम नहीं समझना चाहिए। वो उसे पकड़ने की जिद करती है। हीरो पडल्स और कुत्ते को नजर रखने को कहता है और चाकू लेकर पीछे भागता है। कुछ ही देर में सुअर मर जाता है और पडल्स चैन की सांस लेती है। वो बताती है कि ये जानवर सोते हुए हमला करते हैं और बहुत दर्दनाक चोट पहुंचाते हैं। हीरो को लगता है कि ये मांस 2-3 दिन चलेगा। रात होने पर वो आग जलाकर बैठते हैं और पालतू जानवर पहरा देते हैं। जल्द ही वो सो जाते हैं, पर आधी रात को हीरो को कुछ अजीब महसूस होता है। उसके चेहरे पर खुजली होती है और आंख खोलने पर बिल्ली उसे चाट रही होती है। वो समझ जाता है कि कोई उनका मांस चुरा रहा है। हीरो पडल्स को चुप रहने का इशारा करता है और उसे जगाता है। वो उसे सब समझाता है। वो सब दबे पांव उस पेड़ की तरफ जाते हैं जहां मांस टंगा है। उन्हें कोई पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखता है। पडल्स पत्थर उठाती है, पर हीरो उसे रोकता है। वो अपनी टॉर्च जलाता है। रोशनी में एक छोटी लड़की दिखती है जो बहुत सफाई से पेड़ पर चढ़ रही है। अचानक रोशनी पड़ने पर वो लड़की रुक जाती है और नीचे देखकर अजीब सी मुस्कान देती है। तुमने मुझे ढूंढ लिया, वो बस इतना ही कहती है। डेरे पर वापस आकर पडल्स उस चोर लड़की को गुस्से से घूरती है। लड़की ने भागने की कोशिश की थी, पर पडल्स ने उसे पकड़ लिया। पडल्स पूछती है कि वो उनका खाना क्यों चुरा रही है। लड़की मुस्कुराती रही, जिससे पुडल्स और चिढ़ गई क्योंकि उसके पास अपना कोई मांस नहीं था। लड़की ने शर्म से सिर झुकाकर सच स्वीकार कर लिया। इतना सीधा जवाब सुनकर पुडल्स दंग रह गई। आग की रोशनी में हमारे हीरो ने आखिरकार उस लड़की को पहचान लिया। उसका नाम क्लोई है और वो उन होनहार छात्रों में से है जो हमेशा टॉप 5 में रहते हैं। हमारा हीरो शांति से उसे उसके किए का नुकसान बताता है। उसने उनकी नींद खराब की और उसकी टॉर्च की कीमती बैटरी भी बेकार करवाई। क्लोई सिर हिलाती है और अपनी हथेलियां खोलकर आंखें बंद कर लेती है और उन्हें उसे मारने के लिए कहती है। पुडल्स हैरान होकर पूछती है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। क्लोई हैरान दिखती है और कहती है कि चोरी करते पकड़े जाने पर लोग आमतौर पर मार ही खाते हैं, मगर हमारे हीरो का इरादा कुछ और ही है। वो उससे कहता है कि उसे इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। वो सुझाव देता है कि वो या तो अपनी कोई कीमती चीज दे दे या फिर अपनी घास से बनी ये चादर दे दे। क्लोई अपनी चादर को और जोर से लपेट लेती है। उसके पास वाकई कोई कीमती चीज नहीं है। वो पूछती है कि क्या जानकारी को भरपाई माना जा सकता है। हमारा हीरो सिर हिलाकर उसे बोलने का इशारा करता है। क्लोई अपना दिन बताने लगती है कि कैसे ग्रुप के अलग होने के बाद वो जंगल में काफी अंदर तक चली गई थी। वहां जंगल के बीचों बीच उसे कुछ मिला। उसे एक गुफा मिली, पर तभी अचानक कुछ ग्लूम भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया। वो तेज पंजों वाले खूंखार जीव थे। घाटी से भागते हुए उसने अपना बैग खो दिया और अनजान रास्तों की वजह से वो पकड़ी ही जाने वाली थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। घाटी की गहराइयों में एक करीब 2 मीटर लंबा साया दिखाई दिया और उसके साथ ही जोरदार गर्जने की आवाज हुई। उसे सुनते ही भेड़िए अपना शिकार छोड़ डर के मारे भाग गए। वहां से बच निकलने के बाद वो थक गई थी और बहुत भूखी भी थी। तभी क्लोई को पेड़ पर लटकता हुआ मांस दिखा और उसने चोरी करने का फैसला किया। ये सुनकर और पुडल्स की बातों को जोड़कर हमारे हीरो को शक होता है कि वो साया कुछ खास है। जैसे ही वो उसकी कहानी परखने की तैयारी करता है, पुडल्स गंभीर होकर आगे आती हैं। वो दावा करती है कि उसके पास क्लोई का झूठ पकड़ने का एक तरीका है। वो लड़की के सामने खड़ी होती है और उसे पूरी कहानी पीछे से सुनाने का आदेश देती है। शुरुआत उस पल से जब उसने मांस चुराने की कोशिश की थी। क्लोई उलझन में है, पर वो मान जाती है और सारी घटनाओं को उल्टे क्रम में सुनाती है। सुनने के बाद पुडल्स हीरो को एक तरफ ले जाती है और धीरे से कहती है कि कहानी शायद सच है। वो समझाती है कि लोग आमतौर पर कहानी सीधी सुनाते हैं और उसे उल्टा बताने में अक्सर जुबान लड़खड़ा जाती है। हमारा हीरो इससे प्रभावित होता है और पुडल्स बताती है कि उसने ये तरकीब अपने पिता से सीखी है। पुडल्स बताती हैं कि एक बार जब उसकी माँ सफर से लौटी तो उन्होंने उससे पूरा दिन उल्टा सुनाने को कहा ताकि वो पढ़ाई का सबूत दे सके। हीरो पूछता है कि फिर क्या हुआ। पुडल्स मानती है कि उसे डांट पड़ी थी। वापस लड़की के पास जाकर वो बोलता है। वो उससे कहता है कि वो जा सकती है, जिस पर वो सिर हिलाती है, पर उसकी नजर बेरी से भरे बर्तन पर ही टिकी रहती है और तभी उसके पेट से जोरदार गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है। उसके हालात के बारे में जानकर उसे एहसास होता है कि उसकी लड़ने की काबिलियत शायद पुडल्स से कहीं बेहतर है। उसे लगता है कि वो उस गुफा की जांच के लिए उसका साथ ले सकता है। ये सोचकर वो मुट्ठी भर बेरी उसे देता है और कहता है कि उसकी जानकारी एक वक्त के खाने के लिए काफी थी।
क्लोई की आंखें चमक उठती हैं और वो उन्हें फौरन गटक जाती हैं। जाहिर है उतने से उसका पेट नहीं भरा था। मौका देखकर वो उसके सामने साझेदारी का प्रस्ताव रखता है। वो साथ मिलकर गुफा की तलाश करेंगे और उसे आधी बेरी और मांस का एक टुकड़ा मिलेगा। ये ऑफर सुनकर क्लोई हिचकिचाती है। वो बर्तन की ओर देखती है पर खुद पर काबू पाकर धीरे से शुक्रिया कहती हैं और तेजी से अंधेरे जंगल में गायब हो जाती हैं। अगली सुबह हमारा हीरो और पुडल्स उस गुफा को ढूंढने पर सहमत होते हैं। वो अपना सामान बांधते हैं और अपनी बिल्ली और कुत्ते को साथ लेकर निकल पड़ते हैं। 3 घंटे पैदल चलने के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। पुडल्स कांटों से भरे उस पहाड़ी रास्ते को देखती है जहां क्लोई भटक रही थी और हैरानी से सीटी बजाती है। फिर वो गंभीर हो जाती है। वो उसे सावधान रहने को कहती हैं क्योंकि अगर बेस को उन्हें बचाने आना पड़ा तो उनका ये मिशन नाकाम माना जाएगा। सिर हिलाकर हमारा हीरो जंगल में कदम रखता है। अभी वो कुछ ही कदम चले थे कि एक साया दिखता है। ये वही ग्लूम भेड़िया है जिसका क्लोई ने जिक्र किया था। भेड़िए की आंखें चमकती हैं और वो गुर्राता है। वो पुडल्स को पीछे रहने का इशारा करता है और अपनी चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है। भेड़िया इतने छोटे जीव को देख दंग रह जाता है कि वो उस पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। वो अपने दांत दिखाते हुए जोर से दहाड़ता है और छलांग लगाता है। सच तो ये है कि किसी जंगली जानवर से लड़ना रिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा डरावना होता है। वो खुद को संभालता है और अपने पालतू कुत्ते के साथ मिलकर तालमेल बिठाता है। वो भेड़िए को घेर लेते हैं और उसकी ताकत को परखते हैं। कुत्ता लगातार भेड़िए का ध्यान भटकाता रहता है और 2 मिनट बाद हमारे हीरो को सही मौका मिल जाता है। वो फौरन अपना बीस्ट मोड सक्रिय करता है और आगे बढ़कर भेड़िए के पेट में चाकू घोंप देता है। चाकू आर पार हो जाता है और सही वक्त पर किए गए वार से भेड़िए को गहरा जख्म पहुंचता है। भेड़िया कराहता है और धीरे से जमीन पर गिर जाता है। पहली जीत से उनका हौसला बढ़ जाता है। थोड़ा आराम करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। क्लोई के बताए रास्ते पर आधे घंटे चलने के बाद उन्हें एक छिपी हुई गुफा मिलती है, पर उनके सामने का नजारा खौफनाक है। वहां 30 से ज्यादा ग्लूम भेड़िए इकट्ठा हैं। ये देखकर पुडल्स के पैर कांपने लगते हैं। वो वहां से चुपचाप निकल जाने का सुझाव देती है। वो सिर हिलाता है और दबे पांव पीछे हटने की तैयारी करता है, लेकिन तभी गुफा की गहराइयों से एक नीली रोशनी चमकती है। उसके बाद किसी विशाल चीज के चलने जैसी भारी आवाज आती है जिसे सुनकर भेड़ियों में भगदड़ मच जाती है। हमारा हीरो आंखें सिकोड़ कर देखता है और उसे वही दिखता है जैसा क्लोई ने बताया था, एक विशाल रोबोट। ये एक सी सीरीज नैनी बॉट है। उसकी मशीनी आवाज कहती है कि वो तैयार है। कई नाकाम कोशिशों के बाद भेड़ियों को एहसास होता है कि वो अंदर नहीं जा सकते और वो पीछे हटने लगते हैं, बल्कि वो मुड़कर भारी आवाज के साथ वापस अंदर चला जाता है। सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर पुडल्स आगे की योजना पूछती है। वो जिद करता है कि उन्हें अंदर जाना ही होगा। आखिरकार वो यहाँ साहसिक सफर पर आए हैं, खुदकुशी करने नहीं। चूंकि यहाँ बहुत सारे भेड़िए हैं, इसलिए वो जाल बिछाकर उन्हें एक एक करके खत्म करने का फैसला करते हैं। जब वो जाल बनाने का सामान और साथी ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें पास में बहस सुनाई देती है। एक आवाज बिना चारे के मछली पकड़ने की शेखी बघार रही है, जबकि दूसरी नाच गाने की बातें कर रही है। उन जानी पहचानी आवाजों को सुनकर हीरो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। ऐसा लगता है कि मदद खुद उनके दरवाजे पर आ गई है। अगले 5-6 दिनों में सब कुछ योजना के अनुसार होता है। वो धीरे धीरे उन 40 भेड़ियों के झुंड को कम करते जाते हैं। अब उन बचे हुए जानवरों को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वो पूरा ग्रुप मिलकर घाटी से बाहर आता है और रास्ते में आने वाले भेड़ियों का सफाया कर देता है। कुछ ही पलों बाद वो चारों सावधानी से गुफा के पास पहुंचते हैं, जब वही भारी कदमों की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो पुराना नैनी बॉट फिर से बाहर आता है, पर इस बार उसकी मशीनी आवाज में अपनापन है, जो खुद को सी सीरीज नैनी बॉट बताता है और सेवा के लिए तैयार कहता है। अकेले ही पूरे झुंड से लड़ने वाले इस रोबोट के सामने वो कोई भी हड़बड़ी नहीं करना चाहते कदम, बल्कि हमारा हीरो अपने ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर रोबोट की फ्रीक्वेंसी में उसे जवाब देता है कि उसे सेवा चाहिए। मशीन अचानक रुक जाती है और उसके सेंसर उस पर टिक जाते हैं। वो एक नन्हे बच्चे को पहचान लेती है। अचानक उसके मशीनी हाथ हिलने लगते हैं। उसके हाथ दूसरों को भगाने के लिए उठते हैं, पर साथ ही उसे गोद में लेने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। कुछ मिनटों तक इस खींचतान के बाद बिजली कड़कने जैसी आवाज आती है। आंखों की रोशनी बुझने लगती है। वो पूरी तरह से बंद होकर शांत खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि रोबोट के लिए भी फैसला न ले पाना सिस्टम को ठप कर सकता है। शांति का फायदा उठाकर वो सावधानी से आगे बढ़ता है, पर मशीन कोई हरकत नहीं करती। ये देखकर पुडल्स खुश हो जाती है और उस लोहे के दैत्य के पास से निकल जाती है। ग्रुप अपनी टॉर्च जलाता है और उन्हें 2 खुले दरवाजों के पीछे एक छोटा सा ठिकाना मिलता है। वहां उन्हें एक पुरुष और एक महिला के अवशेष मिलते हैं। उन्हें साथ देख वो हैरान रह जाता है कि वो इंसानों जैसे दिखते हैं। एक कैमरे जैसे डिवाइस से पता चलता है कि वो उड़ने वाले 2 शक्तिशाली प्राणी थे जो ग्रह की खूबसूरती देख यहां आए थे। उन्होंने यहीं बसने का फैसला किया था, पर एक दिन आसमान काले बादलों से घिर गया। उन बादलों से विनाशकारी लेजर निकले जिसने दुनिया को तबाह कर दिया।
उनकी अतुलनीय शक्तियां भी उन काले बादलों का मुकाबला नहीं कर सकीं। वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। वो बस इसी जगह में छिप सकते थे। बदकिस्मती से उनकी प्रजाति के इलाज के लिए जरूरी दवा यहाँ मौजूद नहीं थी। तभी अचानक ग्रुप के पीछे एक साया नजर आता है। वो पुराना इंस्ट्रक्टर जैकब है, जो उन्हें महज 8 दिनों में इस सब सप्ताह की सबसे कीमती चीज ढूंढने पर बधाई देता है। वो धीरे धीरे अंदर आता है और कुछ दस्तावेज देखता है। वो हमारे नन्हे हीरो की तरफ देखता है और उसकी किस्मत की तारीफ करता है। साफ है कि उस बच्चे की वजह से रोबोट का बच्चों की सुरक्षा वाला प्रोग्राम सक्रिय हो गया था, वरना उस रक्षक के पास से गुजर पाना लगभग नामुमकिन होता। ये सुनकर वो अपना कैमरा उठाता है और पूछता है कि आखिर वो काले बादल क्या थे। बाकी बच्चे भी उत्सुकता से पास आ जाते हैं। जैकब समझाता है कि उन्हें हंटर कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और उनका गुजारा दूसरी सभ्यताओं का शिकार करने से होता है। वो बताता है कि जैसे ही कोई सभ्यता विकसित होती है, हंटर उन पर हमला कर उनके संसाधन लूट लेते हैं और ग्रह की सतह को पूरी तरह साफ कर देते हैं। वो इसे ऐसे साफ करते हैं जैसे कोई फसल काटी जाती है। ये जानकर माहौल में सन्नाटा पसर जाता है। वो सोचते हैं कि क्या पृथ्वी भी उनके निशाने पर है, पर जैकब कहता है कि वो नहीं जानते, पर हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो बताता है कि इसीलिए ये सिलेक्शन बेस बनाया गया है। अगर उनमें से एक भी रक्षक बन सका तो उनकी मेहनत सफल होगी। 1 महीने बाद सब फिर कैंप में मिलते हैं। इस मुश्किल सफर के दौरान 5 लोगों को बाहर कर दिया गया। हीरो का स्कोर सबसे ज्यादा होने की वजह से उसकी रैंकिंग पूरे बेस में टॉप 10 में आ गई है। पर असली सरप्राइज यह है कि उसकी घड़ी में एक्सप्लोरर्स मार्केट खुल गया है। एक्सप्लोरर्स मार्केट, इस दुकान से वो हर तरह का आधुनिक सामान खरीद सकता है। जैसे ही वो अपनी जानकारी दर्ज करना खत्म करता है, उसके पैनल पर एक सूचना आती है। तभी एक अनुभवी एक्सप्लोरर उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। इस बार ये कोई नौकरी का प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक सच्चा बुलावा है। वो मानता है कि उसने उसे कम आंका था। वो कहता है कि बिना किसी अलौकिक शक्ति के भी उसका हुनर एस रैंक का है और वो माफी मांगता है। वो हीरो को भविष्य में अपनी कंपनी आने का न्योता देता है। वो सिर हिलाकर कार्ड ले लेता है और उसके जाने के बाद उसकी रैंकिंग 9वें नंबर पर पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद नन्ही लूना उससे मिलने आती है। लूना उसे अलविदा कहने और शुक्रिया अदा करने आई है। उसके सफर की शुरुआत काफी खराब रही थी, पर उसने काफी अच्छे पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। हीरो की मदद से उसे ए रैंक मिला है। उसके जाने के बाद हीरो की रैंकिंग अब 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। अब तक उस 1 साल के सुपरमैन की कहानी पूरे बेस में फैल चुकी है, जिससे प्रशासन को उसकी जानकारी गुप्त रखनी पड़ी। अब से वो ज्यादातर अभ्यास अकेले ही करता है। अपने पुराने इंस्ट्रक्टर को सब कुछ जानते देख वो उत्सुकता से पूछता है कि क्या जैकब खुद भी कोई अलौकिक शक्ति रखते हैं। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराकर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। हीरो फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहता। हीरो वहां से मुड़कर चल देता है और बूढ़ा आदमी बस उसे देखता रह जाता है। 2 हफ्ते बाद उसका दोस्त लियो जाने की तैयारी करता है। वो दुखी है क्योंकि उसकी रेटिंग सिर्फ C+ है। हालांकि लियो भविष्य की ओर देखता है। वो मजाक करता है कि चूंकि वो दिखने में अच्छा है और नाच गा सकता है, इसलिए शायद वो एक सुपरस्टार बन जाए। 1 हफ्ते बाद पुडल्स और स्निफल्स के नतीजे भी आखिरकार आ जाते हैं। पुडल्स को B+ और स्निफल्स को AB मिला है। दोनों ही जीनियस की श्रेणी में आते हैं और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। दोनों फौरन अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए घर जाने की अर्जी देते हैं। उनके जाने से पहले पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है। कैंटीन में आखिरी बार खाना खाते हुए पुडल्स और स्निफल्स मजाक में शोक जैसा माहौल बनाते हैं और लियो की खाली कुर्सी को ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई बड़ी कुर्बानी दी हो। स्निफल्स हीरो से कहता है कि अब उसे पक्का S रैंक या A+ ही मिलेगा। वो आगे कहता है कि अगर उसे S रैंक नहीं मिला तो बेस चलाने वाले बिल्कुल बेकार होंगे। पुडल्स हाथ हिलाकर उसे चुप कराती हैं। चयन होने के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बोल रही है। वो मानती है कि भविष्य में उन सबको उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो उसे अपना पता और फोन नंबर देते हैं और घर आने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर बेस के मीटिंग रूम में विशेषज्ञों के बीच जबरदस्त बहस चल रही है। पिछले 15 सालों में ऐसा एक भी S रैंक उम्मीदवार नहीं आया जिसके पास कोई शक्ति न हो। एक अधिकारी का तर्क है कि शक्तियों के बिना यहां काफी अनिश्चितता है। वो कुछ सालों में बेहतरीन बन सकता है, पर यह भी हो सकता है कि वो पूरी जिंदगी बस एक औसत स्तर पर ही अटका रह जाए। उसकी बात सुनकर बाकी कई अधिकारी भी हामी भरते हैं। वो सब मिलकर विभाग के प्रमुख की ओर देखते हैं और आखिरी फैसले का इंतजार करते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो जानता है कि वो सब क्या सोच रहे हैं। सालों पहले उन्होंने बड़ी उम्मीदों से S रैंक दिए थे, पर उनमें से कई उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। वो उन पर इल्जाम लगाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा सतर्क हो रहे हैं। माना कि सावधानी जरूरी है, पर तभी बूढ़े आदमी की आवाज सख्त हो जाती है। वो पूछता है कि क्या वो उन चुनिंदा S रैंक सीट्स को ऊंचे घरानों के बच्चों के लिए बचाना चाहते हैं, ताकि वो उन पर एहसान कर सकें और आम घर के बच्चों के प्रति जरूरत से ज्यादा सख्त रवैया अपना रहे हैं।
ये सुनकर उन अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वो तुरंत सफाई देते हैं कि उनका ऐसा कोई गलत इरादा नहीं है। बुजुर्ग संतुष्ट होकर दोबारा रेटिंग की ओर मुड़ते हैं। वो कहते हैं कि वे सिर्फ साधारण सुपरनैचुरल्स को नहीं बल्कि अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए सबसे बेहतरीन योद्धा तैयार कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने 1 साल के बच्चे में वो काबिलियत देखी है। उम्मीदों पर खरा न उतरने का जोखिम तो है, पर वो इस मौके के लिए 10 गुना ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं। तभी एक स्टाफ मेंबर वोटिंग शुरू करने का इशारा करता है। क्या कैंडिडेट मार्कस को जीनियस प्रोग्राम के तहत एस रैंक दी जानी चाहिए? सबसे पहले वो बुजुर्ग हाथ उठाते हैं और फिर टेबल के आखिरी छोर पर बैठे डॉक्टर शोएन भी उनका साथ देते हैं। सीनियर लीडर को जोखिम उठाते देख ज्यादातर एक्सपर्ट्स भी पक्ष में वोट देते हैं। इसके तुरंत बाद कॉन्फ्रेंस रूम से आधिकारिक नतीजे बाहर आ जाते हैं। मार्क्स अब नेशनल जीनियस प्रोग्राम का 28वां एस रैंक होल्डर है। डॉक्टर शोएन से खबर सुनकर उसे हैरानी नहीं हुई, पर उसकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जान लिया था कि अलग अलग रैंक्स के बीच सुविधाओं में बड़ा अंतर होता है। अब उनका बेटा एस रैंक है, यानी वो देश की अमानत बन चुका है। एस रैंक का अपना लक्ष्य पाने के बाद वो फैसला करता है कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है। तभी डॉक्टर शोएन उसकी घड़ी पर एक कोड भेजते हैं और समझाते हैं कि अब उस पर नेशनल गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है और ये कोड उसका प्रोटेक्शन सीक्वेंस नंबर है। अगर वो कभी मुसीबत में पड़ता है तो उसे बस अधिकारियों को ये नंबर बताना होगा और उसे तुरंत मदद मिल जाएगी। यही नहीं, सुपर नेचुरल गार्डियंस 24 घंटे उसकी करीब से सुरक्षा करेंगे। यह सुनकर मार्कस बार बार सिर हिलाता है। उसे सुरक्षा का ये स्तर काफी पसंद आता है। सच कहें तो ये बहुत अच्छा एहसास है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि $1 करोड़ की सब्सिडी कब आएगी। डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि उसका हक कोई नहीं मार सकता और फिर सारा को कागजात सौंप देते हैं। ये सब्सिडी उसे ऑनलाइन मॉल अकाउंट के जरिए मिलेगी, बस उसे रसीदें संभाल कर रखनी होंगी। अब जबकि पैसा और सुरक्षा दोनों तय हो गए हैं तो हमारे हीरो के पास बस एक आखिरी सवाल है। वो बड़ी उम्मीद के साथ पूछता है कि क्या कोई सुपर नेचुरल बीइंग उसका मेंटर बनेगा। इस पर डॉक्टर शोएन के चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो जाते हैं। उन्हें याद आता है कि एक सीनियर ने सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए ताकि वो खुद मेंटर बन सके। मुस्कुराते हुए डॉक्टर कहते हैं कि फैसला लगभग हो चुका है और उसे जल्द ही खबर मिल जाएगी। जीनियस प्रोग्राम के लेटर पर दस्तखत के बाद वे प्राइवेट जेट से सीधे एयरपोर्ट और फिर एक प्राइवेट कार से घर पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही पिता भी छुट्टी लेकर जश्न मनाने घर आ जाते हैं। वो गर्व से फूले नहीं समा रहे और उन्हें यकीन है कि उनका बेटा कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो जश्न के लिए बियर मंगवाते हैं। शाम 5 बजे उसके पिता उसकी बहन क्लोई को स्कूल से लेने जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और गंदी यूनिफॉर्म में एक लड़की अंदर आती है। वो सीधा मार्कस के पास जाकर उसे फ्रिज से पानी लाकर देती है। डिनर पर क्लोई बड़े प्यार से उसके बाउल में चिकन लेग रखती है और ट्रेनिंग के बाद उसे तौलिया और पानी देकर उसके कंधे भी सहलाती है। मार्कस संतुष्ट होकर आंखें सिकोड़ता है और अपनी इस ऊंची इज्जत का मजा लेता है। आखिरकार क्लोई का सब्र जवाब दे देता है और वो घड़ी के बारे में पूछती है। इससे पहले कि वो गुस्से में डायनासोर बने, मार्कस उसे ऐप पर घड़ी की ट्रैकिंग दिखा देता है। एक्सप्लोरर सीरीज को देखते ही क्लोई की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि ये सबसे महंगा और लिमिटेड एडिशन मॉडल है। अगले 2 दिन वो उसका इतना ख्याल रखती है कि सारा को भी हंसी आ जाती है। उस लड़की ने कभी अपने माता पिता की भी इतनी सेवा नहीं की थी, हालांकि भाई के प्रति उसका ये प्यार घड़ी आते ही खत्म हो जाता है। लेकिन मार्कस ये कहकर बाजी पलट देता है कि अब से घर के राशन का सारा खर्चा उसके अकाउंट से जाएगा। फिलहाल उसके एस रैंक होने की खबर बस कुछ बड़े अधिकारियों को ही है। शहर के मेयर भी उससे मिलने आते हैं और जब वो जरूरत पूछते हैं तो मार्कस अपने माता पिता और क्लोई के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की मांग करता है और साथ ही एक सुरक्षित सरकारी कंपाउंड में एक बड़ा अपार्टमेंट भी मांगता है। उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब एहसास हुआ है कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। घर शिफ्ट करते वक्त भी मार्कस अपनी रोजाना की ट्रेनिंग जारी रखता है और अपने मेंटर के नाम का इंतजार करता है। हैरानी की बात है कि इसमें पूरे 1 महीने का वक्त लग जाता है, जिससे पता चलता है कि सीनियर प्रोफेसर जैकब ने ये जिम्मेदारी ली है। यानी बेस वाला वो बुजुर्ग वाकई एक सुपरनैचुरल बीइंग है। मार्कस की घड़ी बजती है और जैकब की आवाज आती है, जो पूछते हैं कि क्या वो हैरान है। फिर वो अपने छात्र को एक छोटा सा लक्ष्य देते हैं। वो चाहते हैं कि मार्कस 4 साल में एलिट रैंक पाले। कामयाब होने पर बड़ा सरप्राइज मिलेगा और फेल होने पर वे खुद आकर उसे डांटेंगे। मार्कस का होंठ फड़कता है। उसे लगता है कि बुजुर्ग अपनी बात को लेकर गंभीर हैं, हालांकि उसके लिए यह लक्ष्य पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैकब कहते हैं कि स्कूल की बात एलिट रैंक पाने के बाद होगी और फिलहाल उसे बस ट्रेनिंग शेड्यूल पर ध्यान देना चाहिए। मेंटर मिलने से चीजें आसान हो गई हैं और मार्कस अच्छे मूड में फोन रख देता है। इस दौरान क्लोई हर शाम उसकी ट्रेनिंग पार्टनर बनती है।
बेस जाने से पहले उसे उसे हराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पर अब वे बराबर के हैं, जिससे क्लोई बड़बड़ाती है कि उसका भाई कोई अजूबा है। कुछ दिनों बाद जैकब का फोन आता है कि ट्रेनिंग की जगह और कोच तैयार हैं। मार्कस के पास पूरी फैसिलिटी होगी जहां उसे उपकरणों के लिए इंतजार नहीं करना होगा, और ये सब घर से महज 30 मिनट की दूरी पर है। जैकब की भेजी हुई कोच जल्द ही आ जाती है, जिसका नाम टिफनी है। मार्कस अपना बारबेल वापस रैक पर रखता है और उसे नमस्ते करने दौड़ पड़ता है। टिफनी मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी 100 किलो का बारबेल देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। मार्कस को कोई एतराज नहीं होता और वे तुरंत ट्रेनिंग प्लान फाइनल कर लेते हैं।